आज जो हमारे गेस्ट हैं वो ऐसी भूमि से आते हैं जो कहते हैं शिव जी के त्रिशूल पर बसा हुआ है। उनकी आवाज में माँ गंगा की खुशबू आती है। उनके हर सुर और हर आलाप में ऐसा लगता है जैसे मानो भगवान के दर्शन हो गए हों। हर रूह के पास एक कहानी होती है, हर सफर के पीछे एक एहसास। ऐसे ही कुछ पलों के लिए आइए हमारे साथ सोल सफर और एहसास में। पंडित जी और स्वराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके बचपन की। आप बनारस से हैं, कैसा था घर का माहौल आपका? घर का माहौल संगीतमय था और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि बनारस में जन्म हुआ और वो भी संगीतकारों के मोहल्ले में और संगीतकार के घर में। तो हमारे घर में हमारे पिताजी, उनके पिताजी मतलब हम लोग 5th जनरेशन है, स्वरांश वगैरह 6th जनरेशन है। तो उस माहौल में जन्म लेने से सबसे बड़ा सुखद बात यह था कि कानों में स्वर जाने लगा और बगल में हमारे कबीरदास जी का मंदिर होने से मंदिर की घंटियां स्वर के साथ में कबीर चौरा, वो कबीर चौरा, और वो पूरे ही संगीतकारों का ही मोहल्ला है। तो वहाँ हमारे दादा गुरु गायनाचार्य पंडित बड़े रामदास जी, छोटे रामदास जी, कंठे महाराज जी, किशन महाराज जी, शांता प्रसाद जी, सब मतलब ऐसे एक एक घर छोड़ छोड़ के सबका घर। तो हर जगह से संगीत का ध्वनि आता था सुबह सुबह। तो उस परिवेश में हम लोगों का जन्म होना अपने आप में बड़ा सौभाग्य है और बचपन से ही संगीत सुनते रहे तो संगीत की तरफ रुचि भी बढ़ती गई। तो अभी भी माहौल कबीर चौरा का वैसे ही है या नहीं, अब तो थोड़ा फर्क पड़ गया है। लोग वहां से मूव हो गए, कोई कितने परिवार लखनऊ चले गए, कितने परिवार दिल्ली आ गए, कितने परिवार बॉम्बे चले गए। फिर भी 2-4 घर ऐसे हैं जहाँ संगीत का ऊर्जा होता है। हाँ, होता है। हमारा ही घर है, हमारे घर में हमारे भांजे रहते हैं राजेश, तो वो तबला बजाते हैं, तो वो तबले की प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। और हर महीना 1.5 महीने पे मैं जाता हूँ तो मेरे 2-4 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, तो वहाँ गाना भी होता है। जाहिर सी बात है, आप एक संगीत के परिवार से हैं, तो सोते जागते उठते बैठते हमेशा कानों में संगीत पड़ता रहा होगा। तो कभी बचपन में आपकी इच्छा नहीं हुई कि संगीत से हट के कुछ अलग सा करे? कुछ ऐसा नहीं हुआ? नहीं, इच्छाएं तो देखिए जब आदमी युवा होता है, कॉलेज टाइम में इच्छाएं थी कि स्पोर्ट्स में जाने की मेरी बड़ी इच्छा थी। आप खेलते थे हम लोग, दोनों भाई क्रिकेट के। हम लोग अपने कॉलेज की टीम के कैप्टन भी हुआ करते थे और खेल में बहुत रुचि थी। हर प्रकार का खेल खेलते थे, वॉलीबॉल भी खेलते थे, टेनिस भी खेलते थे, बैडमिंटन बहुत खेलते थे। तो वक्त मिलता था ये सब खेलने के लिए? हाँ, देखिए क्या है कि वक्त अपने आप में बनाना पड़ता है। क्या रहती थी आपकी दिनचर्या वहाँ पे? दिनचर्या तो सुबह 5 बजे वो कबीरदास जी के मंदिर में घंटे से शुरू हो जाती थी। अच्छा। तो 5 बजे उठा दिया जाता था, अलार्म था वो। और 5 बजे उठने के बाद घंटे से उठते थे या घर में उठाया जाता था? हाँ, मतलब वो वार्निंग क्लॉक था वो। अच्छा। तो वो बजता था वहाँ 5 बजे, क्योंकि मंदिर में पूजा वगैरह होना था। तो मेरी माँ के साथ ही हम लोग सोते थे, हम और भैया, मेरे बड़े भैया। तो वो बोलती थी कि घंटी बज गई, उठ जाओ। और फिर वो मोहन जागो भोर भइलवा, ये गाना सुना के हम लोग को उठाते थे। बचपन में हम लोगों को इसी बंदिश से उठाया जाता था। मोहन जागो भोर भइलवा, मोहन जागो भोर भइलवा, अब काहे नैना आलसिलवा, मोहन जागो भोर भइलवा। तो ये नित्य रूटीन में था। और माँ भी हमारी जो थी, बहुत बड़े गायक परिवार से थी। उनके जो दादाजी थे वो नेपाल दरबार के राजगायक थे। तो वहां से उनके अंदर में वो अंश आया था। और बहुत सारी बंदिशें हम लोग जैसे भूल जाते थे तो वो सिखा देती थी।
कि पिताजी को सुनाना है। तो इस तरीके से लालन पालन हुआ। फिर उसके बाद 7 बजे तक हम लोगों का ये चलता था, और उसके बाद में हमको उठा दिया जाता था कि फ्रेश होइए और तैयारी करिए स्कूल जाने के लिए। तो पास में ही स्कूल था, डीब इंटर कॉलेज, तो वहां जाते थे हम लोग, और टिफिन वगैरह लेके और कुछ हल्का फुल्का खा के जाते थे। और फिर स्कूल से आते थे दोपहर में, 2 बजे छुट्टी हो जाती थी, तो एक खाना खाने का लंच ब्रेक होता था। फिर 1-1.5 घंटे के बाद में 4 बजे करीब पिताजी बोलते थे, बेटा देखो मुल्तानी भी थोड़ा देख लो, भीम पलासी भी देख लो, परदीप भी देख लो। तो ऐसे ऐसे बहला फुसला कि वो दिखाते थे, हम लोग उसको देखते थे और अपनी निगरानी में ही वो करवाते थे रियाज हम लोगों का। तो इस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से, और उन्होंने कभी भी एक साथ 4 घंटे गाने के लिए उत्साहित नहीं किया। बोले कि देखो शरीर अभी बचपने का शरीर है, तो जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार रियाज करो। तो उन्होंने 2-2 घंटे का ऐसा बांट दिया था। फिर बाद के पीरियड में जब थोड़ा जवान हो गए, युवा हो गए, तो फिर 3-3 घंटे का भी सेशन हुआ, 4-4 घंटे का भी सेशन हुआ। तो बहुत ही विजनरी पर्सन थे हमारे पिताजी, और जिस तरीके से तालीम उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि बेटा ये फाइन आर्ट है, तो इसमें फाइननेस जो है वो ज्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, ना कि कसरतबाजी, ना कि जल्दीबाजी। हमेशा बोलते थे कि लगाम लगे हुए घोड़े की तरह चलो, बेलगाम मत बनो। ये लय चल रहा है तो इस लय में ही चलो, इसमें तुमको जितना उड़ना है उड़ो, लेकिन वो लय की गति के हिसाब से, कि उस लय की गति यहाँ है तो उसका दोगुन यहाँ है, तो उसका चौगुन यहाँ है। तो इस तरीके से उन्होंने हम लोगों को ट्रेन किया, और भाग्यशाली है कि ऐसे माता पिता और चाचा चाची, हमारे चाचा जी रेनाउंड सारंगी वादक पंडित गोपाल मिश्रा जी, पिताजी भी रेनाउंड सारंगी वादक, लेकिन वो एक अच्छे गायक भी थे, और पूरी गायकी उनके हृदय में थी। बड़े बड़े गायक उनको, पटवर्धन जी जैसे गायक, जसराज जी जैसे गायक, बोले पंडित जी आपको तो गाना चाहिए, आपको सारंगी नहीं बजाना चाहिए। बोले भाई हमारे खानदान में सारंगी की परंपरा रही है, तो सारंगी बजा रहे हैं, और अपने आप को खुश रखने के लिए गाते भी हैं। मेरा तो मन कर रहा है सिर्फ गाना सुनती रहो। हाँ, कितना अच्छा, वो तो फिर पॉडकास्ट नहीं, कॉन्सर्ट हो जाएगा। मतलब इतना नजदीक बैठ के सुन रहे हो, तो हमेशा स्टेज पर आपको सुना है और रियाज करते हुए भी कई बार सुना है ग्रीन रूम में, पर इतना नजदीक बैठ के मेरा सौभाग्य है। और आपने और आपके बड़े भैया पंडित राजन मिश्रा जी, बहुत दुख होता है कि आज हमारे बीच में। हाँ, ये तो बहुत ही बड़ा दुख है, और हमारे लिए तो बहुत ही दुखद है। 57 साल हम स्टेज पे गाए एक साथ। आपका नाम लेते और उनका नाम सिर्फ आपका लेते तो अधूरा सा लगता है, अभी भी बहुत अधूरा लगता है सिर्फ आपका नाम लेना। तो कोई आप लोग 57 साल स्टेज पे, 5-6 साल की उम्र से आप लोगों ने साथ, नहीं देखा जाए तो 60 साल हो गया। 6-7 साल की उम्र से तो मंदिरों में प्रार्थनाएं शुरू हो गई थी, हाजिरी होती थी। अच्छा, हाँ, बनारस तो उस जमाने में मंदिरों में हमेशा, मतलब हर महीने 1.5 महीने में कोई ना कोई मंदिर का श्रृंगार होता था। तो सत्यनारायण मंदिर, पुराना विश्वनाथ मंदिर, गणेश मंदिर, तो आपके नरसिंह मंदिर, तो इन सब जगहों पे होता था। तो हमारी उम्र मान लीजिए 7 साल है, भैया 11-12 साल के हैं, तो पिताजी ले जाते थे कि चलो हाजिरी लगाओ, वहाँ बड़े बुजुर्ग भी आएंगे। थे आप लोग सब, बाहर महान दिग्गज कलाकारों के साथ। हाँ, उन लोगों के बीच में गाते थे, उनका ब्लेसिंग्स लेते थे। और फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि देसी घी का पूरी सब्जी मिलता था, और उसके बाद 5 रुपए दक्षिणा रूप भी मिलता था। अच्छा। तो वो 5 रुपए का फिर प्लानिंग होता था कि क्या कि पतंग खरीदना है, फिर कचौड़ी खाना है, क्या क्या खरीदनी है। हाँ, क्रिकेट बॉल वगैरह तो खैर स्कूल्स में भी अपने अवेलेबल हुआ करता था। और फिर बाद में तो जब शौक हो गया, खेलने लगे, कुछ अच्छे स्तर पे जाने लगे, तो फिर कुछ अच्छा। तो आप लोग
आप 6 साल के रहे होंगे जब आप लोग ने, आप और भैया ने साथ गाना शुरू हाँ, किया। हमारे पास एक रिकॉर्डिंग है जो कि बहुत जल्दी हम चैनल पे अपने रिलीज भी करेंगे। हाँ। वो मेरे ख्याल वन ऑफ द वेरी बिगिनिंग 65 की रिकॉर्डिंग है, तो उसके Oh my तहत God. पापा 9 साल के हैं अच्छा। और बड़े पिताजी 14 साल के हैं। और बहुत जल्दी मैं आपके थ्रू दर्शकों से भी ये बोलना चाहूंगा बिल्कुल कि लुक बिल्कुल आउट फॉर इट। हमारा जी। चैनल है साजन स्वरांश मिश्रा और उसके ऊपर हम रिलीज भी करने वाले हैं। उसकी क्लीनिंग चल रही है, प्रोसेस। अच्छा अच्छा। और वो गाना ऐसा है कि उसके उसके बारे में एक किस्सा है। वो बताइए। जो रिकॉर्डिंग है हाँ हाँ। वो ऐसी है कि मुझे बम्बई में प्राप्त हुई। स्वामी जी हैं एक, वहाँ पे उन्होंने मुझे फोन किया कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है बेटा। अच्छा। और उन दिनों मैं बम्बई में काम कर रहा था एक मूवी के लिए। तो उन्होंने बुलाया, मैं वहाँ पहुंचा तो उन्होंने बोला कि ये कैसेट लो और तुम इसको अपना ऑडियो निकाल दो इसका। तो मैंने कहा क्या है? कहते हैं 65 में हमारे मंदिर में तुम्हारे पिताजी लोग आए। वाह। तो मैंने ये काउंट किया। बनारस के मंदिर की बता। हाँ, गोपाल मंदिर, गोपाल। हाँ, बहुत बड़ा नाथद्वारा की ही गद्दी है वो, अच्छा। गोपाल मंदिर। तो 65 की रिकॉर्डिंग उस पे लिखा है राजन साजन मिश्रा 65। उसमें दादाजी ने हमारे पिताजी ने सारंगी बजाई है, संगत में। वाह। तो पहले क्या हुआ, तो उन्हीं दिनों में मैंने नया नया ये सब प्रोडक्शन काम चालू किया था। मेरा मैक नया लिया था, तो स्टूडियो तो उस समय मुझे आता था, तो वॉकमैन से मैंने फटाफट उसमें निकाल लिया। और जैसे ही रिवाइंड मारा तो इतनी पुरानी कैसेट थी कि उसकी रील टूट गई। ओहो। और बड़े शिद्दत से फिर उसको खोल के उसको टेपिंग करके खैर मैंने रिकॉर्डिंग निकाल ली। अब जब रात को मैंने रिकॉर्डिंग सुनी तो मेरे तो जहाँ सारे रोंगटे बाल सब खड़े कि किस तरीके का गाना हो रहा है। मतलब एक 14 और 9 साल में ऐसा गाना बजाना हो रहा है, वॉकमैन की रिकॉर्डिंग। तो मैं वहां से दिल्ली जब आया तो दिल्ली में मैंने अपने रूम में उसको फुल वॉल्यूम पे चला दिया। तो सबसे पहले सामने कमरा पापा का है। अरे यार, मैंने कहा हाँ, कौन गा रहा है? मैं कहा पहचान ही नहीं अपनी आवाज। बड़े पिताजी का यहाँ ऊपर कमरा है हमारे। हाँ हाँ। वो आधा शेव करते हुए है, कहते अरे यार किसका गाना बजाने लगा? तो पापा बनारसी में बोले आवाज सुना। तो नीचे उतर के आए, कहते केकर गाना हो? कहते हम ही लोग गा रहे हैं, हम ही लोग का गाना। तो क्या बोल रहे हैं? अरे बाप रे बाप, इतना बेचैन गाना रहा यार। बड़ी कृपा हो भगवान का कि इतना शांति आ गए लोग। तो उस समय जवानी में ना तान के ऊपर ज्यादा फोकस होते थे। अरे आपको क्या बताऊं, तो वो बहुत ही तैयार गाना। और राजन जी तो खैर बहुत ही मैं जीनियस अभी थे। अभी मुझे गूज बम्स आ रही है। देखिए आप देख सकते, ये देखिए वो राजन जी कैसा जो गूज हैं, बम्स आ रहा है मुझे। वो क्योंकि ऐसा तैयार गाना है और आप सुनेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि कोई 14 और 9 साल का कब तक बच्चे ये बैठे रिलीज गा हो, रहे कब तक करेंगे हैं। बस इसको? अति शीघ्र। अच्छा। आज अनाउंसमेंट कर ही दिया है तो बिल्कुल। आप लोग ने बचपन से गाना शुरू किया और एक से एक महान दिग्गजों के सामने आप गाते रहे, तो कभी वो मन में एक एटीट्यूड वाली फीलिंग नहीं आती थी कि भाई हम तो देखो हमें इतना बड़ा स्टेज मिला है, सामने एक से एक कलाकार बैठे? स्कूल में जाके कभी आप लोग एक शो ऑफ जो नहीं करते बच्चे वैसा कभी होता था क्या? पिताजी ने बचपन से ही उस अहंकार को उन्होंने बिल्कुल ही पैदा ही नहीं होने दिया। अच्छा। उन्होंने तो ये शिक्षा दी कि विनम्रता में रहो और हर बड़े छोटे सबके अदब करो। और दूसरी बात ये है कि एक छोटा सा कहावत है एक लाइन का कि थोड़े धन खल बौराने। थोड़ा सा धन आता है तो लोग बौरा जाते हैं। हाँ। तो ये धन, ये विद्या भी जो तुमको ग्रहण हो रहा है, ये भी धन के समान है। बिल्कुल। तो इसमें ऐसा मत अकड़ जाना कि बस मैं ही मैं हूँ। तो हमेशा ऐसे चोट करते थे इन बातों को, तो वो पैदा ही नहीं हुआ। और इसीलिए शायद पूरे हिंदुस्तान के कलाकारों ने हम लोगों को बहुत प्यार दिया और रिस्पेक्ट दिया, क्योंकि उनको कहीं से ये एहसास ही नहीं हुआ कि आज हम सेलिब्रिटी हैं, हम मेट्रो में भी सफर करते हैं, कई सारे स्टूडेंट मिल जाते हैं, अरे गुरुजी आप मेट्रो में जाते हैं, अभी चढ़ते हैं मेट्रो पे? क्यों नहीं चढ़ते हैं? मैं ऑटो से भी घूम लेता हूँ, मेट्रो में भी घूम लेता हूँ, बस में भी घूम लेता हूँ। तो उन्होंने, पिताजी ने ये सिखाया कि जड़ से जुड़े रहो। तो वो चीज बात ही नहीं आई हम लोगों के अंदर में कि हम पंख लगा के उड़ते रहे कि नहीं भैया आप तो राजन साजन मिश्रा हो गए और सेलिब्रिटी हो गए, पद्म अवार्डीज हो गए। ये कहीं से इतना सा भी अंश अभी तक नहीं आया है। कोई गरूर नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये मेरे पिताजी और चाचा जी पंडित गोपाल मिश्रा जी, इन लोगों की देन है कि उन्होंने कहा कि बिल्कुल ही अहंकार रहित रहो और दुआ लोगे तो वो अम्ब्रेले का काम करेगा।
अब बचपन में क्या समझ में आवे कि दुआ लो अम्ब्रेले का काम करेगा, छतरी। छतरी का। तो हमने कहा ये समझ में नहीं आया कि आप हमेशा बोलते हैं कि दुआ लो बेटा अम्ब्रेले का काम होगा। बोले देखो जो तुम्हारे दुश्मन है वो पत्थर भी फेंकेंगे तो अम्ब्रेले से छतरी आपको बचाएगी। छतरी आपको बचाएगी। कितनी बड़ी बात है। तो अब ये इन सब उदाहरणों को देके उन्होंने हम लोगों को बड़ा किया और अपने बड़ों का अदब करो, छोटों को भी प्यार करो, उनको भी रिस्पेक्ट करो, और कहीं भी जाओ तो विद्यार्थी बन के जाओ। ये नहीं कि अब हम सेलिब्रिटी हो गए हैं तुम 10 मिनट बाद एंट्री करेंगे तो ऑडियंस तुम्हारी तरफ देखेगी, नहीं, 5 मिनट बिफोर जाओ। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है शिक्षा में उन्होंने ऐसी निहित कर दी कि वो मतलब इतना टाइम टेबल बना दिया, इतना टाइमिंग कर दिया जीवन में कि कहीं आप हमको, हाँ हो सकता है कि ट्रैफिक की वजह से मैं 5 मिनट लेट हो जाऊं, हम बिफोर पहुंचते हैं, कलाकार के पहले पहुंच जाते हैं। तो ये सारी शिक्षाएं जो हैं, संस्कार जी बिल्कुल, तो उन्होंने दिया और उसके तहत हम लोगों ने अपने जीवन को उसी तरीके से जिया। स्वरांश आपका बचपन कैसा था? आपके अंदर कभी वो फीलिंग आई कि मैं पंडित राजन साजन के परिवार का हूँ, छठी जनरेशन हूँ? और कैसा रहता था आपका बचपन? रियाज वगैरह में कभी आपको थोड़ा सा मतलब छूट दी जाती थी या वैसी सख्त रियाज चलता था? कैसा होता था? नहीं, मेरा मेरा बचपन बहुत ही ज़्यादा आनंद और खुशी और बिल्कुल फ्री बीता है। कोई ऐसी खास स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। हालांकि इसके तहत ऐसी बात है कि मेरा 84 का जन्म है और 85-86 से आप लोगों का काफ़ी टूरिंग भी चालू हो गया। अगर वहाँ से आप लोगों का एक नोटिस किया जाए तो काफ़ी ज़्यादा घर में बहुत कम रहते थे और बाहर ज़्यादा रहते थे। आके बोलते थे कि रियाज करो, लेकिन मेरी बहुत बदमाशियां हुआ करती थी उस टाइम पे। तो और आप सबसे छोटे हैं तो शायद जी आपको बहुत प्यार, भयंकर। पापा तो फिर भी थोड़ा सा मुझे डांटे होंगे पैम्परिंग कभी। खूब होती? बड़े पापा, बहुत। बड़का पापा ने कभी जीवन में मुझे डांटा नहीं कभी। और कभी ऐसा मौका लगा भी कि जिसमें मम्मी या पापा कुछ बोल रहे हैं तो कह रहे हैं अरे सीख जाएगा, समझ जाएगा, वो बाहर निकाल लेते थे उन सब चीज़ों से। और शुरू से आप दोनों सब। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि आप मुझे, मेरा क्या सौभाग्य रहा कि बहुत ही मित्रवत रहे दोनों का पिताजी। अच्छा। और शुरू से आप लोगों ने ऐसा माहौल मेरे अंदर, मैं अपना पर्टिकुलर बात करता हूँ कि मैं मेरे मन में जो जिस तरीके की भी प्रश्न आए, कैसे भी प्रश्न आए, सब कुछ पूछते, सब कुछ, सारी चीजें, सब बात करना, हर चीज शेयर करना। क्योंकि आप लोग हमेशा बोला करते थे कि भाई एक कहानी है, जैसे वो नहीं, कहानी क्या है, मतलब हमारे दादाजी बोला करते थे कि अपने से बड़ों को मित्र बनाओ। तो हमेशा वो आपको चेतावनी देते रहेंगे कि आपके जीवन में किस तरीके की परेशानियां आती हैं। और वो हमेशा ऐसा ट्रांसलेट किया गया आप दोनों ने कि हमें ही मित्र बनाओ, तो हम ही घर में भी हैं। अच्छा, कोई चीज झेपनी होती थी कि यही पूछ लो, हो सकता है बाहर अगर खुदा ना खास्ता गलत बात निकल जाए मुंह से, तो बाहर वाला अगर आपको कुछ अपशब्द बोले तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपके पिता आपको पहले ठीक कर देंगे। अच्छा, पहले ही घर में बात करो। हमेशा मैं बोलता था, मैंने कहा आई एम नॉट अ गॉड फियरिंग पर्सन, आई एम अ फादर फियरिंग मैन। जब तक वो आएंगे तब तक यहाँ पे मारवाड़ पड़ती थी बचपन में? एक बार पढ़ाई को लेके हुआ था। अच्छा। उनमें मेरी कुछ गड़बड़ियां थी, वो मैं रिपोर्ट कार्ड में लाल निशान मिटा के साइन करा के ले जाता था। और कितनी बार तो वहां से पापा के साइन करने की भी आदत डल गई थी। क्या है कि हाँ, आप एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत बात नहीं है, मजेदारी है, ये सारे मेरे किस्से हैं। वो सब उस समय डर लगता था, फिर कहानियां बन जाती थी। फाइनली जब हेड मिस्ट्रेस को पता चला कि इसके पेरेंट्स ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, कि ये तो फेल हो रहा है 2-2, 3-3 सब्जेक्ट में, तो फिर बैग रख लिया उन्होंने। उस टाइम पे पिताजी से एक पड़ी थी और तब तक बड़े पापा आ गए वहां पे। लेकिन ये पिता एक ऐसे पिता कि जिन्होंने उस दिन थप्पड़ मारा शाम को एक रिमोट कंट्रोल कार। अच्छा। और ये 8वीं क्लास की बात है, वो समय में नहीं भूल सकता। और फिर उसके बाद मैं सेकंड आ गया था क्लास में। तो जब रिपोर्ट कार्ड दिया मैंने इनको, आज भी मेरे गदगद हो रहा है और मेरे आंख भरा हुआ था। मैंने कहा पापा वो अगले वाले फाइनल के पहले भी जरा 2-4 इट वर्क। तो मेरा बहुत ही खेलता कूदता बचपन निकला। और
रियाज हुआ है, ऐसा नहीं है कि रियाज नहीं हुआ है, तो आप लोग लेकिन का it भी was more रियाज playful। ऐसे ही होता था जैसे सुबह 4 बजे उठ के करना, उसी तरह से नहीं, होता मैंने था? कॉलेज के बाद थोड़ा इस तरीके का काम किया, क्योंकि इंस्पायरिंग स्टोरीज होती थी जैसे पापा बताते ही रहते बताते, थे हाँ हमेशा, हाँ। तो खुद से उस समय किया। बट नहीं, बहुत आराम दिया आप लोगों ने, क्योंकि अच्छा। क्या है ना, हर पिता सोचता है, देखिए, कि उन्होंने जो स्ट्रगल किया उनके बच्चों को ना हो। हम्म। उनको जिस तरीके से मुसीबत उठानी पड़ी है, आज भी कभी कभी बात होती है पापा बेटे के बीच में कि हम प्रोग्राम में जाते तो हमारा सेपरेट कमरा होता है, तो हमेशा बात होती है शाम को जब डिनर वनर में, कहते हैं अभी तो तुमको मिल रहा है। मैंने कहा पापा एक कमरा ठीक नहीं। कहते बेटा हम लोग जैसे जैसे रहे हैं धर्मशालाओं में और कहाँ कहाँ, तो मैंने कहा अब ये देखिए आपने मुहैया कराया है मुझे, इसमें मेरी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा स्ट्रगल है कि बिस्तर ठीक नहीं है, बाथरूम गंदा है। ये मेरा स्ट्रगल कह लीजिए इसको। लेकिन हमेशा हमेशा सारी सुख सुविधाएं दी, यहाँ तक कि आप अभी हम जिस घर में बैठे हुए हैं, पड़ोस का हमारा घर खरीद लिया गया सिर्फ इसके चलते कि मेरे पास रूम नहीं था रहने के लिए। अच्छा। तो बड़े पिताजी ने एक बार देखा कि मैं ड्राइंग रूम में सो रहा हूँ और स्पीक में कैसे कुछ लोग आए हुए थे लेने के लिए, और उस टाइम पे मैं काफी वर्कआउट करता था तो बेयर बॉडी सोता था, वो तो मेरे वो सर्वेंट ने उठाया भी नहीं कि कोई आ रहा है, उसने बस लाके वो सेंट थॉमस गर्ल्स स्कूल, उसकी टीचर और 3-4 लड़कियां वहां बैठी, तो आपको रियलाइज होता है कि आपको कोई देख रहा है। तो मैं रजाई से हटा तो मैं देख रहा हूँ लड़कियां हैं वहां पे बैठी हुई, मैं बड़ी शर्म आई। अच्छा, सुपरमैन बॉक्सर्स में था, क्योंकि कॉलेज टाइम ये सारी चीजें एकदम बॉडी वीडी बनी हुई थी उस समय, तो बड़े शर्माते हुए मैंने कहा जी नमस्कार, तो कहते हैं मैं आप लोग नहीं, कहते मैं कहा पंडित जी आ रहे। फिर तो मैंने कहा जब बनी गई है तो उठाओ, तो रजाई और तकिया पैक किया, टी शर्ट ऐसे ही डाला, और जैसे ही निकला तो बड़े पापा सामने से कहते हैं तुम ऐसे सो रहे थे। मैंने कहा वो मेरा बेडरूम है, 8 बजे तक तो मेरा कमरा ही है। कहते यार बड़ा तकलीफ है यार तुमको देख के। उन्होंने बगल का घर खरीदा खाली इसके चलते कि इस लड़के को कमरा मिले। तो आप जब वो घर बना और मैं बंबई में पापा लोग को असिस्ट कर रहा था एक मूवी के लिए, और मैं 6 महीने के लिए वहां था, वापस आया तो मेरा कमरा तैयार था, पंखा भी नहीं लगा था, एंड आई वाज सो एक्साइटेड फॉर दैट रूम। पहले तो आप दोनों को धन्यवाद दिया और फिर मैं ऐसे ही सो गया वहां, एंड नाउ आई हैड ऑल द रीजंस टू स्लीप बेयर बॉडी बिकॉज इट वाज माय रूम। कहते पंखा भी नहीं लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना कमरा मेरा कमरा है। तो बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा बचपन। पंडित जी, आपका गुरुकुल विराम है देहरादून में, जी। तो उसके बारे में कुछ बताइए। आजकल भी क्या बच्चे इंटरेस्टेड रहते हैं गुरुकुल में जाने, क्या क्या वहाँ शेड्यूल वहाँ इस रहता है? तरीके का मतलब कि कोई कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बनाया नहीं था कि वहाँ के डेली लोग बच्चे आए, बहुत इंटरेस्टेड भी होते हैं, लेकिन अब क्या है ना कि बिगिनर्स को सिखाने का समय नहीं है और वो उतना पेशेंस भी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि एक आप ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं वो लोग जाते हैं और वहाँ पे 15 दिन 20 दिन का, जब राजन भैया थे तब ज्यादा होता था। अच्छा। तब तो महीना महीना भर वो जाके वहीं रहते थे, और 1 महीना वो रहे, 1 महीना मैं रहा, तो वहाँ क्लासेस वगैरह चलती थी। लेकिन इन दिनों अब जितनी भी हम लोगों के समय के बच्चे थे, लड़के लड़कियां जो भी हैं, कोई कहाँ जॉब में चला गया, किसी लड़की की शादी हो गई, बम्बई चली गई, कोई आसाम चली गई, हाँ, तो अब वो भी अपने बच्चे का परिवार में रिझ गए हैं। फिर भी वो लोग कोशिश करते हैं कभी कभार आने का, तो आते हैं तो वो सीखते हैं, हफ्ता 10 दिन का लेसन लेके फिर जाते हैं। तो वहाँ पे मतलब रेगुलर क्लासेस नहीं होता। वहाँ पे मेरा एक ग्रैंडसन है, वो रहता है। अच्छा। वो विद्यार्थी आते हैं तो उनको वो सिखाता है। अच्छा, आप जाते हैं वहाँ पे हाँ, हम लोग भी जाते हैं 2-3 महीने में, नहीं तो जाते हैं तो 2-4 लोगों को लेके जाते हैं। अच्छा। जो हमारे सीनियर स्टूडेंट हैं, वहाँ चेले ढूंढने से अच्छा लेके जाओ। और नहीं, वहाँ बहुत सारे, अभी बीच में वर्कशॉप भी किया मैंने, पापा का हुआ था वर्कशॉप वहाँ पे, जाते हैं। देखिए इसके चलते ना चक्कर क्या है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट जब इंस्टीट्यूशन फॉर्म करने का सोचता है, खासकर आप जैसे, आप दोनों लोगों का मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है परफॉर्मेंस की तरफ रहा, तो जो ऑफ सीजन होता था तो उधर वर्कशॉप में जाया जाता था। तो वो एज अ स्कूल डेवलप कर देना वाला जो समय आता है वो बहुत ही लेटर पीरियड में आता है, और कहीं ना कहीं उस तरीके की बातचीत चल भी रही है। अच्छा। और हम सोच भी रहे हैं, काफी दिल्ली में भी हमारी बातचीत चल रही है कि एक इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हर बार घर में आना, पहले तो घर की शिक्षा होती थी, उस समय फ्री टाइम उस तरीके का रहता था, लेकिन अभी कुछ सीनियर स्टूडेंट्स पिताजी के बहुत ही अच्छा गा रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि उनको भी हम साथ में रखें, और लेके जब पापा
अवेलेबल हैं तो वो जाके अपना सैटरडे संडे क्लास में बैठें और लें, और बाकी रेगुलर डेज में हम एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म करें, इसकी बातचीत भी चल रही है। अच्छा। बट उन दिनों में एक स्कूल फॉर्मेट करना बड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि कितनी बार तो ऑफ सीजन में भी, अच्छा ऑफ सीजन में क्या होता है, समर टाइम में यूएस और यूके के ट्रिप्स लग जाते हाँ वो भी हो जाता है। हैं, तो 2-2 3-3 महीने के लिए तभी बाहर हो जाते थे। तो खैर अभी अभी भी जैसे वहां पे भी रनिंग ही हम कहेंगे, क्योंकि वो ग्रैंडसन है। बनारस में भी मैं जाता हूँ तो 8-10 दिन, अभी गया था तो वहाँ 5-6 स्टूडेंट थे, उनके साथ गया में वर्कशॉप होता हुआ। है गया में 5 साल से हो रहा है, अच्छा। और रामगढ़ में भी होता है मेरा, अहमदाबाद में होता है, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, गुजरात यूनिवर्सिटी के लिए, तो वहाँ 5-6 दिन का वर्कशॉप होता है। तो इस तरीके से चल रहा है, ईश्वर जितना देना चाह रहे हैं उतना करवा रहे हैं। अभी आपके सामने अमृतसर से फोन आया था कि वो लोग भी वर्कशॉप रखना चाहते हैं, तो हमने कहा ठीक है भाई, जो विद्या मिली है उसको अगर हम उसको आगे हस्तांतरित कर दें, बिल्कुल। दे सकते हैं तो दे दें, इस बिल्कुल। भाव से अपने आप को रखते हैं तो चल रहा है। तो जैसे कि पंडित जी ने बताया कि उनके पिताजी एक स्ट्रिक्टनेस थी, एक रूटीन था, लेकिन आपको उतनी स्ट्रिक्टनेस कभी नहीं मिली। तो अब बचपन में जब आप देख रहे थे माहौल, उस समय आपको लगा कभी कि मैं म्यूजिक नहीं, मैं कुछ और करना चाहूंगा? नहीं, शुरू से मैं म्यूजिक एज होल करना ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरा आई हैव बीन अ राइटर एंड अ कंपोजर, एंड मैं जैसे एक मानते हैं, एंड बीन अ वेरी स्पिरिचुअल एंड अ वेरी मतलब फिलोसॉफिकल पर्सन, क्योंकि शुरू से मैं लिखना काफ़ी पसंद था मुझे, बीच में मतलब बहुत ज़्यादा, बीच में तो खैर क्या, शुरू से ही। तो मुझे लगता था कि आई शुड बिकम अ कंपोजर एंड अ लिरिसिस्ट, वाई बिकॉज क्योंकि घर में ऑलरेडी पिताजी लोग दोनों डुएट चल रहा था, भैया लोगों का डुएट चल रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे शास्त्रीय संगीत नहीं करना था, मैंने किया भी, लेकिन उन रागों तक ही रुका रहा मैं जिन रागों से मेरी कॉम्पोजिशन में काफ़ी हेल्प रहती रही। और राइटिंग वॉज माई वेरी, आई वॉज रियली फॉन्ड ऑफ राइटिंग एंड स्टिल एम, अभी भी लिखता हूँ मैं। हालांकि अब समय नहीं मिलता है कि वो कमर्शियल तरीके के गाने मैं लिख पाऊँ। इनफैक्ट अभी आपने पूछा है तो मैं बताऊँ कि एक कमर्शियल रिलीज भी अभी हुआ है मेरा, माहिया वे करके एक गाना है, सुन पंजाबी। सकते हैं? ये आप स्पॉटिफाई, ऑल द प्लेटफॉर्म, अमेजॉन म्यूजिक, यूट्यूब पे ऊपर तो 30 अगस्त को ही इनफैक्ट वीडियो भी रिलीज हो जाएगी। अच्छा, बहुत तो एक बढ़िया। कोलैबोरेशन किया हुआ है, और बहुत टाइम के बाद मैंने ऐसा काम किया, क्योंकि फ्रॉम 21 आई स्टार्टेड सिंगिंग विद पापा। अब वो शास्त्रीय संगीत का एक ऐसा माहौल दिमाग के अंदर क्रिएट हो गया कि बहुत शांति आ गई। अब लोग बोलते हैं कि तुम इतना अच्छा काम करते हो, मैंने कहा बहुत भागा दौड़ी वाला काम है यार, यहाँ पे तो बड़ा रिलैक्सेशन है मामला। जी। तो बट हाँ, मैं अभी भी लिखता हूँ, और शुरू से भी इसी तरीके से रहा। तो पूरी तरह आप सिर्फ गाना ही नहीं, आप फुल पैकेज हैं एक तरह से। मैं सच बताऊं आपको, मैं अभी भी अपने आप को गायक नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानता, उसके पीछे ऐसा कारण है, वो यहाँ पे जो माइलस्टोन सेट हुआ है ना, अभी भी प्रोग्राम्स में जाने के पहले जो, जब मैं आप लोगों की रिकॉर्डिंग सुनता हूँ, मैं कहा कैसे पहुंचेंगे वहाँ, तो मैं उसको कंसिडरेशन ही नहीं करता हूँ। और लोगों को मेरा गाना पसंद आ रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि वो पापा को आके या मम्मी को आके बोलते हैं, और वहां से जब मेरे पास आता है कि नहीं यार उन्होंने खबर दिया, तो थोड़ा विश्वास जगता है। लेकिन एज अ कंपोजर एंड लिरिसिस्ट, मैं जब भी कुछ भी करता था तो मेरे मन के अंदर एक सिंगर घूमता था। एज अ म्यूजिक डायरेक्टर मेरे जहन में उस गाने को, पर्टिकुलर को गाने के लिए सिंगर घूमता था। कभी मैंने ये नहीं बोला कि मुझे गाना है इस चीज को, हालांकि मैं गा सकता हूँ, तो मेरे ब्लड में है। बिल्कुल, आई एम श्योर। अब हम सुनेंगे सुंदर जरूर। गाते हैं आप। नो डाउट अबाउट दैट। राजन जी के जाने के बाद जी, आप हमेशा कहते हैं भैया आपके अंदर समाये हुए हैं, जब भी आप उनका स्मरण करते हैं आपके इसमें कोई कंठ दो में राय समा जाते हैं, और मुझे हमेशा ऐसा आपके फील होता है। आप हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब आप उनको याद करते हैं अक्सर आप कहते हैं कि वो गा जाते हैं, हाँ जरूर। और एक फिजिकल प्रेजेंस एक होती है हमेशा। तो जब पहली बार आप स्टेज पर चढ़े उनके बिना, कैसा लगा आपको, क्या नहीं, ये चल भी रहा एक था मन कहानी में? है। उनके गुजरने के करीब 5-6 महीने बाद, नहीं और कम, 2 महीने बाद, कितने दिन बाद आप स्टेज पे चढ़े नहीं उनके? 2 महीने बाद हुआ जून क्या, की बात होगी, अप्रैल में वो गुजरे। हाँ कल जून जून की बात है। तो घर में बहुत मतलब घुटन सी महसूस होने लगी। तो हम और स्वरांश और हमारी वाइफ और भाभी
बहू, सबको लेके हम चले गए देहरादून। अच्छा। हमने कहा कि ब्रह्म गुरुकुल में हाँ, थोड़ा सा time चेंज हो निकलेगा। जाएगा, क्योंकि इस घर में तो हर समय वही दिख रहे जी थे। बिल्कुल। हम देहरादून में थे तो एक स्पीक मैके से फोन आया कि हम लोग राजन जी को डेडिकेट कर रहे हैं एक प्रोग्राम, अच्छा। होल नाइट। हम्म। तो उसमें बहुत सारे कलाकार, हरि जी हैं, वेंकटेश जी हैं, जी। उल्लास जी हैं, सभी लोग अपना श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि आप भी गाएं। तो हमने कहा कि भाई देखिए, मैं 2 महीने से तो बिल्कुल ही मौन में हूँ, जी। और उसके पहले भी थोड़ा कोविड का चल रहा था, तो सभी लोग कुछ ना कुछ सफर कर रहे थे, तो 4 महीने से हमने तो सा भी नहीं लगाया है। फरवरी मेरे ख्याल फर्स्ट वीक में लास्ट प्रोग्राम था पापा। हाँ, फरवरी में। अच्छा। तो हमने कहा उसके बाद से तो गाना बजाना ही बंद हो गया है। और रही बात गाने की, तो मैं गाऊंगा नहीं। हाँ, मैं 10 मिनट बोल दूंगा उनके विषय में। तो उन्होंने कहा कि अच्छा गाएंगे नहीं? हमने कहा नहीं, गाएंगे नहीं, और यहाँ गाने का माहौल नहीं बन रहा है, मेरा मन नहीं बन रहा है। तो बोले कि नहीं, 15 मिनट आपको 10-15 मिनट बोलना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, हम बोलेंगे। उसके तीसरे दिन वहां से पोस्टर बन के आ गया कि 1.5 घंटा टाइमिंग पंडित साजन मिश्रा का परफॉर्मेंस, रात को 11 बजे से 12:30 बजे तक। तो हमने फोन किया उनको, हमने कहा कि हमने कहा था। बोले नहीं, अब तो देखिए प्रिंट हो गया है, आपको गाना है। तो हम, अब स्वरांश का तो बिल्कुल ही वो छूटा हुआ था। तो इनसे हमने कहा कि यार, अब इज्जत की बात है, बड़े पापा के लिए तो स्वरांजलि है, तो चलो बैठ जाओ। फिर हमने कहा भाई, तबला हारमोनिया यहाँ नहीं है, ये नहीं है, वीडियो का कोई वो नहीं है। तो उन्होंने कहा स्वरांश से बात करवाइए। हमने स्वरांश से बात किया, तो इन्होंने अरेंज कर लिया वहाँ लोकल वीडियो फोटोग्राफर वगैरह। और दिल्ली से फिर हमने अकरम खां को और सुमित मिश्रा को बुला लिया तबला हारमोनियम के लिए। तो एकदम से ऑल ऑफ सडन ये हुआ, तो ये बोले कि क्या गाएंगे? आप भी आवाज नहीं लगाए। मैं तो गाता ही नहीं हूँ, मैं तो लिखता हूँ, मैं तो कंपोजर हूँ। हमने कहा हम लोग थोड़ी गाएंगे, बड़े पापा गाएंगे। बोले अब इतना कॉन्फिडेंस पता नहीं कहाँ से आया। हमने कहा पीछे एक तस्वीर लगाओ बड़े भैया की, वो गाएंगे। यूट्यूब पे कॉन्सर्ट है। तो वो अब उस समय अचानक से दिमाग में भी आया कि जिनके मन राम विराजे, मालकोस की बंदिश है। तो हमने कहा चलो यही गाते हैं, मेरे राम तो वही थे। तो इस भावना से वो प्रोग्राम हुआ। तो वो कॉन्सर्ट के बाद में फिर हमारे स्टूडेंट और सब लोग का बहुत फोन आना शुरू हुआ कि गुरुजी प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि हम लोग तो भाग्यशाली हैं कि सबके एक गुरु होते हैं, हमारे तो 2-2 गुरु हैं। तो हमको वंचित मत करिए, मत करिए। तो हमने कहा चलो भाई फिर से शुरू करते हैं। वहीं से फिर दोबारा, तो फिर दोबारा शुरू हुआ। फिर उस समय ऑनलाइन ही चल रहा था। उन दिनों कोविड में तो ऑनलाइन चल तो रहा था। ऑनलाइन ही मैंने शिक्षा देनी शुरू की बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में। और फिर उसके बाद धीरे धीरे कॉन्सर्ट्स का ऑफर आने लगा। हाँ, वो प्रोग्राम ऑनलाइन होने की वजह से फिर सबको पता चलने लगा, पता चल गया कि ये गा रहे हैं धीरे धीरे नहीं पता तो। चला। हाँ, क्योंकि लोगों को लगता था ना कि भाई जोड़ी टूट गई तो अब तो शायद गाएंगे नहीं। और मैंने ये भी सोच भी लिया था कि मैं अब गाऊंगा नहीं, क्योंकि जिसके साथ इतना बड़ा जीवन जीने के बाद मैं गाऊंगा नहीं। लेकिन वो हमारे कमरे में भी है, हर जगह है, हमारे दिल में है। तो जैसे वो कहते थे कि अरे यार, गाना तो परम आनंद की चीज है, इसको कंटिन्यू रखो, गाते रहो। तो मैं गाने लगा। फिर इनको हमने कहा कि भैया आप तुम मेरे साथ आ जाओ। और तो पहला साल मैं आपको बता रहा हूँ, पहला क्या, हर बार अभी भी ऐसा है, लेकिन पहला साल जब गाना चालू किया और जो रेगुलर स्टेजेस हैं, जैसे सब तक का स्टेज है और संकट मोचन का स्टेज है, इस तरीके के जो स्टेजेस, सवाई गंधर्व, ये सारे स्टेजेस जो रेगुलर स्टेजेस हैं, जो वो सारे कॉन्सर्ट्स जो हैं वो हमारे बिना रोए बीता नहीं। और तो आपकी इतना नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे हैं संकट मोचन के भी प्रोग्राम में ऐसा हुआ था कि अब याद तो आती है उनकी, अब वो सुर लगाने का तरीका पिताजी का। और मैं ऐसे
मुझे मुझे मैं अपना पर्सनल फीलिंग बता रहा हूँ, इतना मुझे अर्ध में मेरा रहता था कि एक तरफ मुझे पापा के साथ गाने का मौका मिल रहा है, लोग मुझे जान रहे हैं, और दूसरी तरफ इतना बड़ा लॉस। मतलब किस वजह से गा रहा हूँ? तीसरा मैं आपके साथ बैठ के गा रहा हूँ, पापा हमेशा राइट पे बैठे तबले के पास और बड़े पिताजी हारमोनियम के पास बैठे, और आपने मुझे बोला कि तुम इधर बैठो, ये जगह, मैंने कहा उस तरफ तो मैं बैठ ही नहीं सकता हूँ और आपके साथ भी नहीं बैठ सकता, तो हमेशा आप देखेंगे मैं पीछे रहता हूँ। बट आप गाने के बाद बहुत बार ऐसा होता था कि जब ये गाना छोड़ते थे तो लेफ्ट देखें अपने कि भाई आपको कहाँ से उठाना है, वो भी कैसे नहीं, वो बहुत मुश्किल था। एक 1.5 साल 2 साल एक अंडरस्टैंडिंग देखिए शुरू से, मतलब राजन भैया के साथ में भी यही था, और वो बड़े पर्टिकुलर थे राग को लेके, और बहुत ही मतलब डिसिप्लिन गवैया थे। और मेरे जीवन में तो इतना बड़ा कैनवास को जीने वाला गवैया बहुत कम ही हुए हैं, और लोगों का ब्लेसिंग्स भी इसी वजह से बहुत मिला। तो मैं तो आंख बंद कर लेता था उनके साथ गाते समय, लेकिन उनका पूरा एक्शन मुझे दिखाई देता था। अगर राग के साथ हल्का सा भी छेड़खानी हो जाए ना, मिस्टेक हो जाए, तो मुझे उनकी आंखें दिख जाती थी कि बगल से कैसे देख कि ऐसा कैसे हुआ, तो वो मैं तुरंत अलर्ट हो जाता था। तो एक गाते, अच्छा एक समय बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि उनको खांसी हो रही है, ऊपर रह रहे हैं, तुरंत 1 घंटे बाद मुझे भी खांसी शुरू हो जा रहा है, उनको बुखार आ रहा है तो मुझे भी बुखार आ रहा है। तो मतलब ऐसा हो गया हम लोग का, मतलब बॉडी का मिलन हो गया, क्या हो गया, ये कुछ प्रकृति, मैं तो यही मानता हूँ ईश्वरी है। ईश्वर ने ही बना के भेजा, एक निमित्त बना के भेजा कि राजन साजन बनने हैं, एक है। और बड़े बड़े क्रिटिक का भी वो आया कि 2 बॉडी 1 सोल सिंगिंग। टाइम्स ऑफ इंडिया के मोहन नाथ कर्णी जी हुआ करते थे बॉम्बे में, उनका ये हेडलाइन था कि 2 बॉडी 1 सोल सिंगिंग। तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि एक संगीत है तो एक मौन है। मतलब डुएट सिंगिंग में इतना शांति और इतनी स्पिरिचुअलिटी गाने के अंदर, मतलब एक भाई रुक रहा है तो तुरंत दूसरा भाई पकड़ता नहीं है, उसके आस को जाने देता है, और फिर वहां से एक 4 बीट छोड़ के कहीं से बात उठती है। और कभी जीवन में, मतलब अभी भी मोस्टली जो भी परफॉर्मेंसेज हैं मेरी रियाज की नहीं है, वो रिकॉर्डिंग सुन सुन के, कितनी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी, मैंने कहा पापा आप गाए नहीं, तो कहते नहीं तुमको समझ में नहीं आया क्योंकि आवाज मिल गई। और कितनी जगहों पे इतना मौन है, पापा गा रहे हैं, बड़े पिताजी सुन रहे हैं, आहा जियो यार, शाबाश, वाह, एक बार फिर ये सब डायलॉग्स आना। और कभी ऐसा नहीं था कि अगर मैं ये करूंगा तो तुम ये करना, जो हो रहा है वही हो रहा है, इम्प्रॉम्प्टू हो रहा है। और इसके वजह से ऐसा डुएट सिंगिंग डेवलप हुआ है कि वो सच में ये बात है कि अगर आप आंख बंद करके सुने इस संगीत को तो आपको लगेगा नहीं कि 2 आदमी 2 कलाकार बैठे हुए हैं अलग अलग। ठीक है, हालांकि थोड़ी कुछ जगहों पे आपको साउंड चेंज आता है, बट कुछ रिकॉर्डिंग्स तो हमारे पास ऐसी पड़ी कि मुझे लगा ही नहीं कि आप गाए। मैं बोला पूरा रिकॉर्डिंग सुन लिया आपने, थोड़ा तान वान में सुनाई दिया, कहते नहीं नहीं मैंने भी गाया है वहाँ। अच्छा, कई जगह ऐसा मिल जाता था ना। बचपन में आप लोग की जो रियाज होता था तो आप लोग को साथ बैठा के रियाज कराते थे पिताजी, या कैसे होता था आप लोग का? वो भी बड़ी कहानी है। भैया को पकड़ के बैठा दिया गया, गाओ। अब वो रियाज कर रहे हैं और मैं खेलने स्कूल के ग्राउंड में चला गया, वहां से 2 आदमी पकड़ के ले आए, चलो पिताजी बुला रहे हैं। अच्छा चलो पिताजी बुला रहे हैं, तो आके बैठ गए। अब भैया को रियाज करवा रहे हैं, तो मैं भी अब बैठ गया, तो मतलब गाना ही है तभी ना बैठाए गए। जब गाने का एंट्री करूं तो बोले अरे सुनो बेटा सुनो, धीरज रखो, पेशेंस रखो, सुनो पहले। तो उस समय थोड़ा सा क्रोध आता था कि एक तो खेलते हुए बच्चे को आप बुला लिए, और जब वो गाना चाह रहा है तो उसको रोको, सुनो। अच्छा फिर 20 मिनट के बाद में हाँ चलो एक तान आ जाओ, चौगुन की तान आ जाओ। अरे गला ही नहीं, साहब ही नहीं लगाए हैं तब तक आप चौगुन की तान। और कुछ कुदरती था, आ गया तान, तुरंत गाल पे ऐसे आहा जीते रहो बेटा, ऐसे सुनो। एक आदमी को आ जाना तुम्हारे अंदर भी आ जाएगा। अब वो हाँ लिसनिंग, ऑब्जर्वेशन,
तो वो क्या हो गया कि जीवन में सुनने का सौभाग्य मुझे बहुत मिला। अब राजन भैया गा रहे हैं तो सबसे नजदीक अगर कोई है तो मैं हूँ, उसके बाद में तबला वाले, हारमोनियम वाले हैं, फिर ऑडियंस। ऑडियंस है। तो वो जो सुनने का एक पेशेंस आ गया और उस जो ऑब्जर्वेशन बढ़ा मेरा, तो उससे मेरा गाना आप समझ लीजिए कि 40% तो मेरी तालीम पिताजी के साथ हुई, 60% और तालीम जो है मेरा स्टेज पर मेरे भैया के साथ हुई, सुनने से। और आज वही कंडीशन इनका है, एकदम सेम टू सेम चला जा रहा है कि मतलब ये इनको भी स्टेज पर डायरेक्ट बैठा दिया गया और तुम सुनो और इसको फॉलो अप करो। मुश्किल से 5-7 राग मुझे पता है। नहीं अभी तो खैर गाने लगे, गाने लग गया जब शुरुआत हुआ, और जब और भी परफॉर्मेंसेस चालू हुई और फोन पापा कमरे में आके, हाँ लिख लो, डेट लिख लो, वहां जाना है, यहाँ जाना है। तो एक दिन एयरपोर्ट पे बैठे हुए मैंने कहा, कह रहे क्या सोच रहे हो? मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि अगर आप कुछ जैसे मालकौंस, अपना मेघ, यमन, थोड़ा बहुत झंझोटी, बागेश्वरी भी तो मैंने पहली बार ही गाया वहां बनारस में। मैं कहा इस तरीके के राग, और दिन में भैरव है, जौनपुरी थोड़ा बहुत मैंने दादाजी से भी सीखा था। मैंने कहा अगर आप ये गा रहे हैं तो मैं आपके साथ, पूरा तो नहीं दे सकता लेकिन 80% मैं आपके साथ हूँ। मैं कहा जैसे ही आपने बोला पूरिया, मारवा, सोहनी और जनसमोहिनी या जय जयवंती, तो ये सीधा घट के आ जाएगा 30-40% पे। और जैसे ही आपने बोला कानड़ा के प्रकार, सारंग और ऐसे बोलेंगे ना, मैंने कहा मुझे वो शहनाई वाला समझिएगा जो सा भरता है ना बगल में बैठ के। मैं कहा उससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। और अभी इनफैक्ट आज सुबह की बात है, वो श्री की किसी ने रिकॉर्डिंग करके डाली है बनारस में, और शाम को मैंने बोला मैं पापा यमन गा लेते हैं। कहते अरे नहीं यार श्री गाओ। गा ही नहीं, वादी संवादी नहीं पता। कहते अरे नहीं गा लोगे, ये है वादी, ये संवादी, चलो। और आज ही किसी ने रिकॉर्डिंग, मैं ठीक गा रहा हूँ, श्री गा रहा हूँ। आप लोग भी पहले से ग्रीन रूम में डिसाइड करते थे भैया के साथ कि पापा के साथ तो नहीं, अभी भी तो मेरे बड़े भैया ऐसे व्यक्ति थे, मैं उनको सदैव प्रणाम करता हूँ। वो उनको पता नहीं क्यों चैलेंज बहुत पसंद था, और फरमाइशी गवैया। हाँ मतलब रेडियो में रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि 8:10 से 8:40 तक आपको भैरव गाना है, और दोपहर में 11:05 से लेके 11:35 तक आपको फला राग गाना है, शाम को 9 से 9:15 ये गाना है। अब रेडियो पहुंचे साहब, अब वहां पे 8-10 आर्टिस्ट इकट्ठा हो गए। भैया क्या गा रहे हैं? बोले भैया आया लिखा हुआ भैरव, भैरव गा। अरे भैया अभी हर दिन ही कोई ना कोई भैरव गा के जा रहा है। तो बोले फिर क्या गाऊं? बोले भटियार सुना दीजिए, बहुत दिन हो गया। चलो शेड्यूल ही चेंज रेडियो का। हाँ, कभी रेडियो के मतलब वो जो लिखित जो राग आते थे उसको गाया ही नहीं, क्योंकि वहां पे लोग चेंज करवा देते थे। अब वो ऐसा इनके अंदर में आ गया कि अब कभी डिसाइड ही नहीं किए कि ये गाना है। स्टेज पे ग्रीन रूम में जाके डिसाइड करते थे। तो 3 बार हमारी तरफ भी मुखातिब होके पूछे क्या गाना है, तो हम अपने मन पसंदीदा, जैसे ये मैं बोल देता हूँ कि हाँ इसमें मैं कुछ कर सकता हूँ, तो उस तरीके से मैं अपना मन पसंदीदा राग का नाम नहीं ये गाते हैं। तो तीसरे बार के बाद में मैंने आँख खोल के जवाब ही नहीं दिया, मैं चुप रहता था। अच्छा वो क्या करते थे कि ग्रीन रूम में कुछ गा रहे हैं, स्टेज पे जाके बदल दे, स्टेज पे जाके बदल दे रहा है। तो उसके लिए स्ट्रेस होता था आपको? पॉपुलर स्टोरी स्ट्रेस होता था कि मतलब स्टेज पे जाते, मतलब होता था 5 मिनट का, लेकिन उन्हीं की कृपा थी या मेरे गुरुओं की कृपा थी कि 5 मिनट में मैं एडजस्ट हो जाता था। अब कई बार तो ऐसा हुआ कि मतलब वो बंदिश ही नहीं याद है, बराबर की एक बंदिश याद है, विलंबित याद ही नहीं है। कलकत्ता में एक बार ऐसे हुआ, मल्हार फेस्टिवल में मियां मल्हार का रिहर्सल हो गया, सब बढ़िया, मियां मल्हार में गाता था तो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था। स्टेज पे गए, कर्टन खुला रविंद्र मंच का, तो सामने कलकत्ता के सभी बड़े आर्टिस्ट बैठे हुए, तो एकदम से बगल में ऐसे बोल रहे हैं यार गौड़ मल्हार गा लेते हैं। अब गौड़ मल्हार सुनते तो मेरा मल्हार अंदर से रिमझिम हो गया। ये मेरे साथ हो चुका है। तो आई एम श्योर यही चैलेंज आप फेस करते होंगे। अब क्या हुआ कि हमने कहा कि अरे मियां मल्हार, अब फुसफुसा के बात कर रहे हैं, मियां मल्हार तो अच्छा सेट हो गया, तो देख रहे हो कैसे कैसे विद्वान बैठे हैं। तो हम बोले कि हम
बोले गाल हो गए यार। और वो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ गौड़ मल्हार, वाह। और वो पता नहीं कैसे हुआ। फिर मैं स्मरण करता हूँ अपने गुरुओं का, और बस मुझे पूंछ मिलनी चाहिए। न बंदिश याद है, कोई कह नहीं सकता है उस प्रोग्राम में कि इनको बंदिश नहीं याद था। अपने बंदिश आप भी आ वही गया, याद सब हो कुछ गया, अपने आप आ सब गया। कुछ सुनते रहे आता गया, सुनते रहे आता गया, और फिर उपजें बनने लगी, रास्ते बनने लगे। तो वो बिना गुरु कृपा, बिना माँ सरस्वती की कृपा के संभव नहीं है। अगर आप सरेंडर हो जाते हैं, सहज हो जाते हैं, तो उस चीज की प्राप्ति होने लगती है। तो अब ये भी सहज हो रहे हैं, इनको भी धीरे धीरे ऐसे ही प्राप्त होगा। नहीं, अब भोपाल बादल राग का हाँ। प्रोग्राम में उस समय यही हुआ था कि वहाँ बादल राग है तो कुछ ऐसे ही मल्हार रिलेटेड ही काम करना है। तो पापा ने बोला चलो मियाँ मल्हार देख लेना। हमारे पास 10-15 दिन था, कहते बैठते हैं तुमको गौड़ मल्हार में। और किस्मत ऐसा हुआ कि हम 15 दिन घर पे तो थे लेकिन बैठे एक बार भी नहीं। तो सुन के राइट देयर मैंने कहा कि आप एक काम करिए, आज ना स्टूडेंट और गुरु वाला स्टेज पे गेम खेलते हैं, आप मुझे गवाइए। बट ऐसा कुछ नहीं था, हो गया किसी तरीके से, लेकिन वो बहुत कठिन है। अच्छा, अब भी क्या है ना कि जैसे राग हम लोग डिसाइड कर के नहीं जाते हैं, एक हमारी भी आदत पड़ गई। वहीं जाके तनपुरा मिलता है तो फिर कुछ सोचते हैं, कुछ आ गया तो वो गा दिए, और नहीं तो कोई सामने से फरमाइश आ जाती है तो उसको भी गा देते हैं। तो ऐसे ही बादल राग में भी हुआ था। एक अपना चाहने वाला बच्चा है, वो बोले गुरुजी गौड़ मल्हार। हमने कहा चलो गौड़ मल्हार गाते हैं। ये चीजें लगी रहेंगी, और ऐसा भी नहीं है कि भैया 1000 राग है तो 1000 राग हम गाते ही हैं। तो हम जो भी 100-150 रागों में घूमते हैं, गाते बजाते हैं, उतना ही निभ जाए, ये उसकी कृपा है, माँ सरस्वती की और गुरुओं की कृपा है। आपका रूटीन बहुत बिजी रहता होगा, महीने में 15-20 दिन 25 दिन ट्रैवल करते होंगे आप? अभी तो थोड़ा सा कम है। जब राजन जी के साथ मैं था तो 20-20 25-25 दिन हम बाहर रहते थे। कई बार ऐसा भी सिचुएशन हुआ कि यहाँ से कपड़े अटैची में लेके आए और एयरपोर्ट पे ही अटैची अदला बदली कर लिए। लेकिन अभी क्या है, कोविड के बाद से प्रोग्रामों पे भी बहुत थोड़ा सा असर हुआ है। हाँ। और अभी कुछ ज्यादा ही आर्टिस्ट पैदा हो गए, ये भी कहते हुए खुशी भी हो रही है। तो बड़ा मारा मारी का दौर चल रहा है, और युवा लोग हैं, हर आदमी को स्टेज चाहिए। लेकिन अब हम सेलेक्टिव प्रोग्राम्स करते हैं, तो भी हमारा सीजन में ये है कि 15 दिन तो निकल जाता है ट्रैवलिंग में, तो मैंने परफॉर्मेंस में। इसलिए पूछा क्योंकि इतनी ट्रैवलिंग होती थी, तो जाहिर सी बात है कि आपकी मम्मी को इतना समय नहीं दे पाते होंगे। तो कभी आप लोग की लड़ाई झगड़ा होता था कि आप हमें घुमाने नहीं ले जाते, आप हमेशा ट्रैवल कर रहे हो और हमें? नहीं, ये चीज आपको बताएं कि हम लोग दोनों भाइयों में ये था कि साल में 2 बार 3 बार इन लोगों को घुमाने ले जाते थे। अच्छा। जब भी मौका लग जाए, तो हिंदुस्तान के बाहर भी, अमेरिका भी ले गए, यूरोप भी, ऑल ओवर यूरोप भी लेके घुमा दिए। इधर नहीं, वेकेशन ट्रिप हमारे वेकेशन ट्रिप अच्छा। बनते रहते थे, और अभी भी बनते हैं। अभी भी बनते हैं। और इंडिया में रहते थे तो ज्यादातर हम लोगों को जंगल का बहुत शौक था। फोटोग्राफी वगैरह? जिम कॉर्बेट, फोटोग्राफी नहीं, हम लोग वहाँ का साइलेंस को एंजॉय करने जाते थे। अच्छा। नहीं, एक आप लोगों की बड़ी अच्छी फिलॉसफी थी कि कमाए तो खर्चे भी, और पूरा लेजर। और सिर्फ अपने ऊपर नहीं, बहुतों के ऊपर, सबके ऊपर। अभी तक भी ऐसा है कि बहुत ही, मैं सामने बोलने में झेपूंगा नहीं, बहुत गुप्त दानी भी हैं हमारे पिताजी लोग दोनों लोग, और शुरू से उस तरीके से ही रहे हैं, और बड़ा अच्छा रहा, उसका हमें फल भी मिलता है आज। जितनी मन में शांति और हैप्पीनेस ऑल अराउंड है, आप लोगों की वजह से ही है। और हमेशा ही घूमना फिरना, मतलब आप लोग का जब आ जाते थे सीजन कंप्लीट करके समर टाइम में, तो बड़े पिताजी का तो, अरे हम लोग ने कोविड में इतनी पार्टीज करी, हमेशा ही पापा के आज गोलगप्पा बनाओ, चाट बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, लगे हुए हैं। परिवार में भी देखिए। अच्छा, आप तो कुक भी बड़े अच्छे हैं। अच्छा। परिवार क्या बनाते हैं? नहीं, सभी कुछ बना लेते हैं। वो मम्मी से ज्यादा फेवरेट है मेरे शेफ। नहीं, अब तो बिल्कुल छूट गया। मेरा जो सर्वेंट है, कुक है, वो बहुत अच्छा बनाता है, और मुझसे हर हफ्ता में 100-200 इनाम भी लेता है। अच्छा।
हाँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं उसको एनकरेज करने के लिए 100-200 देता हूँ। और सबसे बड़ी बात, हम लोग की पत्नियां भी जो आई वो संगीतकार परिवार से परिवार से आई जी, तो बिल्कुल। उसकी वजह से उन लोगों का सपोर्ट, और उनके बिना सपोर्ट के हम लोग इतना पूरा विश्व नहीं घूम सकते थे। बिल्कुल। हम लोगों के जाने के बाद हम 4-4 महीना अमेरिका में रहे हैं, तो हमारे वाइफ, भाभी, इन लोग मिलके परिवार को स्कूल से लेके, मतलब कोई किसी चीज की कमी उन लोगों ने नहीं रखा वही अपने कहते हैं ना, पालन हर पोषण। कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ जरूर, होता है, बिल्कुल, तो अगर जरूर। उन लोग का सपोर्ट नहीं रहता बिल्कुल। तो एक मेरी बहुत इच्छा है जानने की, आपकी शादी बहुत हमारे देश के महान दिग्गज जी जी कथक डांसर पंडित बिरजू महाराज जी की बेटी से हुई जी। है, और आपकी लव मैरिज थी? नहीं नहीं, लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज थी। मिक्स मैरिज थी मेरे हिसाब से तो। नहीं, एक्चुअली कैसे वहाँ आना मुलाकात हुई? मेरा बहुत माय लव हैज बीन अरेंज्ड। कैसे कैसे आपका कुदरत ने मेरी मोहब्बत को अरेंज कर दिया। कैसे वो आपका हाँ, रिश्ता हाँ। कैसे हुआ? ये कहानी तो मैं बताऊं, पापा शायद थोड़ा सा वो नहीं नहीं, मैं शायद आराम मैं से बता लूंगा, आप जरा। येलो वो थोड़ा शायद मिर्च मसाला लगा के स्वराज नहीं बताएंगे। नहीं, मिर्च इनको क्या मसाला मालूम, नहीं। मेरी अगर लव स्टोरी भी है, नहीं, नहीं, अरेंज मम्मी- मैरिज है, तो ये तो पैदा ही नहीं हुए। नहीं, मैं तो यहाँ तो बोलूंगा, मम्मी ने बोला कि तुम्हारे पिताजी, जब हमने घंटी बजी दरवाजा खोला तो एक खूबसूरत आदमी पीले रंग का, दिल पे उसने घंटी बजे। कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता पहना हुआ जिसमें यहाँ पे लेसेस ऐसे वाह। थे और हल्का सा ऐसे चेस्ट खुला हुआ, और मैं तो देखते ही कहते दिल आ ये गया। कौन है, अब आगे तो जो हुआ सो हो। एक्चुअली महाराज जी की फैमिली, उनकी जो वाइफ है वो बनारस से थी। जी तो बनारस में हमारा उनका बड़ा क्लोज, एक तरह से क्लोज रिलेशन था। उनके पिताजी मेरे सगे मौसा थे, अच्छा। तो उस नाते वो मेरी बहन हुई। तो उस नाते अच्छा ले दे के एक ही परिवार था जिसको हम जानते थे बनारस के नाते, तो उनके घर आना जाना होता था। तो वहां पे मुलाकात हुई जब हम पहली बार गए, तो निश्चित रूप से वो भी आकर्षित हुए, मैं भी आकर्षित हुआ। और उनको, उनकी तरफ मैं इसलिए आकर्षित हुआ कि बड़ी वो पारंपरिक दिखी, और उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में डांस किया, परफॉर्मेंस किया। कविता ने अपने एक अच्छे आयु तक। लेकिन अब हमारे यहाँ का ये था कि भैया अगर घर की औरतें ही अगर प्रोफेशन में आ जाएंगी तो फिर घर सफर करता है। पौराणिक सोच थी उस समय, पौराणिक सोच भी थी और वो जरूरत भी था। आज इस तरीके से तुम लोगों का लालन पालन नहीं होता नहीं जिस होता। तरीके से, अगर वो भी Sacrificed है, हाँ, बिल्कुल, तो 100%। उनका बहुत बड़ा योगदान था। तो उन्होंने खुशी खुशी इस चीज को हाँ, थोड़े अधूरे मन से किया उन्होंने, क्योंकि महाराज जी से हमने कहा कि एक अच्छे खासे परफॉर्मर बिटिया का आप शादी करना चाह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं दूसरी जगह शादी करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो भैया, हमारे यहाँ भी बच्चों को, बिटिया को खास करके बहुत एनकरेज 17-18 साल तक तो ठीक है, उसके बाद में फिर हमारे घर की लड़की नाचे, बाहर जाए, तो हम नहीं अच्छा महसूस करेंगे। तो उससे उस चक्कर में उस चक्कर में फिर सोसाइटी के चलते बहुत सारी चीजों, सोसाइटी के चलते, बहुत लेकिन सारी मुझे बातों ये के ऊपर तकलीफ है कि एक बहुत अच्छी डांसर, जिसको कि महाराज जी खुद बोलते थे कि ये मेरी रूह परछाई परछाई है, तो लेकिन ईश्वर को शायद नहीं मंजूर था कि वो डांस करें। और लेकिन हमारे भैया की जो वाइफ है, भाभी हमारी, वो भी एक गायक परिवार से आई और ये एक नर्तक परिवार से आई। लेकिन इन लोगों ने अपने आके अपने त्याग किया और बहुत बड़ा हमारे घर संसार को उन्होंने बनाने में योगदान दिया। तो कभी रियाज वगैरह करती मम्मी? नहीं, वो अट्रैक्शन वाला आपका, आपने वो क्यों नहीं बता रहे? जो फिल्मी सीन, वो जो फाड़ के उन्होंने चोट पे आपके बांध दिया था। अच्छा, वो भी ऐसा कोई किस्सा बताइए। हाँ, वो तो जरूरी है, मुझे ही निकालना पड़ता है क्योंकि वो एक्चुअली मैं कहते ये मेरे मुझे मुझे बात होती है तो मुझे बोलते, कहते यार मुझे चोट लगी और उनको कुछ नहीं मिला नहीं, और लिटरली फिल्मी सीन हुआ, इनका बोला हुआ है, मैंने डेवलप कर, वो कह रही अपना दुपट्टा फाड़ के उन्होंने बांध दिया। क्या बात है। ऑप्शन बहुत थे हमारे खूबसूरत पिताजी के पास, बहुत ज्यादा, बहुत सारे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बाजी मार ली मम्मी ने।
नहीं देखिए वो सहजता था। स्वीट लव स्टोरी है पंडित जी आपकी। हाँ, और ये आपकी इस पे पहली बार जा रहा है बेटा मेरी- हाँ ये बातें तो खैर उठी नहीं। मेरी बहुत इच्छा, बहुत टाइम से इच्छा थी जानने की नहीं कि वहां मैं बैडमिंटन खेल रहा था पीछे, सैंडल पहन के खेल रहा था, जहाँ अभी शंकरलाल फेस्टिवल होता है ना हाँ, भारतीय कला केंद्र जी में। जी हाँ, तो वहाँ बड़ा सा लॉन है, आप तो जानती हैं। जी जी, तो वहीं पे हम लोग बैडमिंटन खेल रहे थे और वो सैंडल पहन के खेल रहे थे, मैं स्लिप हो गया। तो स्लिप हो गया तो वहाँ एक छोटा सा इतना बड़ा पाइप का टुकड़ा निकला हुआ था, उससे जाके मैं टकराया तो मुझे यहाँ चोट लग गई। अच्छा, तो थोड़ा खून वून निकलने लगा। तो मैं फिर ऊपर गया महाराज जी के घर, हमने जाके कहा कि भैया कुछ डिटॉल वटॉल दो साफ कर दे। तो पैर और पहले धुलवाई, और उस समय मेरी सासू माँ नहीं थी वहाँ, तो कविता ही थी हेड ऑफ द फैमिली। उन्होंने पैर और धुलवाया, फिर डिटॉल उटाल लगाया। तो उसके बाद एक कॉटन रख के, चुन्नी फाड़ी। उनको कुछ नहीं मिला तो अपना ही कपड़ा फाड़ के उन्होंने बांध दिया। हमने कहा आप बंध गए। तो वो बंध गए। असल में ये तो अब बंध गए और ईश्वर की बड़ी कृपा है कि अभी तक बंधे हुए हैं। बहुत प्यारा बंधन है। 46-47 साल हो गया है और बहुत सहयोगी हैं, बहुत ही ख्याल रखती हैं, और लेकिन प्रेम में नोक झोंक लगा रहता है। वो तो देखे जब सुंदर तक उसका भी आनंद चार है। बर्तन जब होते हैं वो एक दिन मैं थोड़ा घर में बहुत- घुस रहा हूँ और मम्मी पापा की आवाज आ रही है, कुछ भैंसा वैसी चल रही है, और मैं कमरे में गया, मैंने कहा क्या हो गया? कहते हैं कि जीवन खराब हो गया है, ये बिना लाइट के सो नहीं सकती है औरत। मैं कहा हाँ, क्या क्यूट फाइट है, कैरी ऑन। वो उनको लाइट पसंद है कमरे में, इन्हें अंधेरा पसंद है। अरे बहुत सारी बातें हैं, छोटे छोटे नोक झोंक अच्छी नोक झोंक अच्छी लगती है। आफ्टर ऑल वी आर इसके बिना फिर excitement भी है। पहले तो उनको 16 पे एसी चाहिए। हाँ, अच्छा मैं तो कपड़े बांध के सर में ये सोता तो हूँ। सितंबर से सर पे कपड़ा बांध लेते हैं। तो अब जो है, अब एज हो रहा है उनका भी, तो अब बॉडी टेम्परेचर उनका भी हो गया, तो अब हमारे एकदम अकॉर्डिंग आ गई है 24 पे। वो एसी 24 पे अब आ एसी गई का है। तो मैं समझ गई, जब से हम आए वो एसी के पीछे अरे, चल रही है मैं बात। आपको बता रहा हूँ, मुझे बोल रहे हैं भैया- मेरी शादी के टाइम पे, हाँ मैं जानता हूँ आगे ऐसा है कि मेरे को सुनो, हमारा जो है, नहीं पॉडकास्ट, ये सबसे अच्छा पॉडकास्ट है इस समय। दरवाजा बंद कर दो। चलो ऐसे ही चलने दे। मुझे बोल रहे हैं, कहते देखो मेरा खाली ना कुंडली मिलाया गया था, बेटा तुम्हारी ना नाड़ी भी मैं मिलवाऊंगा ये एसी के चक्कर में। तुम्हारी जब होगी तो तुम्हें नफ्स भी मिलवाऊंगा मैं लड़की से। कहते ठंडा करो, परेशानी। आपके ऊपर स्वराज कभी प्रेशर आया कि कथक करना है, क्योंकि आपके नाना जी? नहीं, आई कैन डू दिस। ओह वाह। तो नहीं खैर गाने के घर में थे तो गाने का ही इम्पैक्ट ज्यादा था, वेस्टर्न डांस। लेकिन महाराज जी का इनके ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अच्छा। लिखने के ऊपर तो लिखने में और अंदर से शांति। महाराज जी जैसे अद्भुत व्यक्ति, बिल्कुल मतलब वो संगीत जगत के एकमात्र नायक हुए इस बिल्कुल 70-80 साल के युग में। वो एकमात्र नायक हुए जो गायन वादन नृत्य तीनों में सब में। संपूर्ण थे। बिल्कुल तो उसका असर तो होता ही है, बिल्कुल। ब्लड में है, माँ की तरफ से है, नाना की तरफ से है, हम लोगों की तरफ से है। हमारे पिताजी को भी मिलने का, उनका सेवा करने का इनको सौभाग्य मिला। तो ये बहुत ही भाग्य की बात होती है कि अपने बुजुर्गों के साथ में भी समय व्यतीत करना। तो उस मामले में ये भी लकी हैं, हम भी बहुत लकी हैं। तो आप जब लिखाई वगैरह आप लिखते हैं तो जाते नाना जी के पास जाते अरे थे? मेरा छोटा मिनी कवि सम्मेलन होता था उनके साथ। अच्छा। हमेशा क्या तुम क्या नया लिख के ले आए हो, क्योंकि उनके पास तो 50 होती थी। बिल्कुल। और वो, मैंने कहा आप कोई कोना अतरा छोड़ते नहीं कि हम कहाँ लिखे, टॉपिक क्या पकड़ूं मैं हाँ। लिखने के लिए? कहते नहीं, मुझे बोलते थे, कहते मतलब दूसरों को बताते थे, कहते इसकी शब्दों की गुथाई बड़ी अच्छी है, बड़ा अच्छा गूंजता है शब्दों को। तो उनके साथ मेरी चर्चा चलती रहती थी पोइट्री के ऊपर और कुछ चीजें। अच्छा, मुझे शुरू से शौक रहा है कि कुछ यूनिक टॉपिक्स के ऊपर मैं काम करूं हमेशा ही। रेगुलर टॉपिक्स के ऊपर मैंने काफी गाने लिखे अपने जीवन में, 150-200 गाने लिखे, लेकिन फिर कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिकता ऐसी हिट करती है आपको कि आपका मन करता है कि कुछ यूनिक चीजें होनी चाहिए। तो मेरा हमेशा फोकस उस पर रहता है। तो वहां मैं थोड़ा सा उनको
compete किया करता था। अच्छा। मैंने कहा अच्छा आपने ये लिखा है तो ये वाली बात सुनिए, ये समझिए। कितना मजा आता होगा उनके साथ बहना। ऑफ कोर्स। वो क्या है, ध्यान जैसे ऐसे गुरु लोग बड़ा भाग्यशाली होते हैं हम, कि ऐसे लोग देखने को नहीं मिलेंगे जो आपके कैनवस को, जैसे पापा ने सब बिल्कुल। पहले बोला। तो एक दिन मैं क्या कहते, मैंने नया कविता तो लिखा है मैंने, लेकिन मुझे उसके पूरी पोएट्री नहीं याद है, खाली उसका मीनिंग समझ लो कि मुझे लगता है कि आज का जो इस समय कृष्ण है वो सिपाही है जो चौराहे पे खड़े होके गाड़ियों को रोकता है, और जो गाड़ियां हैं वो गोपियां हैं, तो वो रोक देता है उन्हें। तो अब वो गोपियां कहती पे 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 पे, अरे मुहे जान दे, अरे मुहे जान दे, इधर से पी पी हर पी पी चीज में उनको क्या सुर, कृष्ण दिख हर रहे, क्या चीज गोपी में दिख रही उनको है, मैं कुछ सुन ना। रहा हूँ। कहते फिर वो क्या कहता है कि अच्छा चलो अब तुम रुक जाओ, एक सेट ऑफ गोपियां चौराहे पे, कहते अब तुम लोग जाओ, लेकिन कल आओगी तो तुम्हें फिर रोकूंगा। वाह। अब ये कितना बड़ा थॉट है। मैंने कहा नाना क्या थॉट है, मुझे पोइट्री सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन थॉट क्या है। वो ऐसे ही सिखाते भी तब तक बच्चों को सबको। उसके बाद मुझे आज भी याद है, मैं बाइक पे गया था उनको मिलने के लिए, और रास्ते में हेलमेट के अंदर मुझे पोइट्री आना शुरू हुई, और पहली बार शायद मैंने एक वो 3 डायमेंशनल कविता इजाद करी थी, कि जिसमें मैंने उनको महाराज जी को ही पाया था कि, और बनते बनते मैं वापस गया उनके पास और जाके उनको वो पोइट्री सुनाई थी कि एक तारे ने मीरा को खुश करने के लिए कृष्ण का रूप ले लिया, क्योंकि जब मीरा थी तो कृष्ण प्रेजेंट नहीं थे, वो तो शून्य में ढूंढती थी। तो एक तारा उनके साथ घूमता था, उसके अंदर ऐसी शक्ति आ गई कि उसने कृष्ण का रूप ले लिया, और वो कृष्ण के रूप में ऐसा नृत्य कर रहा है कि जो महाराज जी अपने नृत्य से कविजन, जो मेरा पेन नेम है, उसको समझा रहे। तो सुनी मीरा की मन कही, एक तारा हुआ उदास, बन बन ढूंढे श्याम को कैसे मीरा की आस। धरी बांसी एक तारे ने लियो श्याम को रूप, मोर मुकुट पर कानन कुंडल, मुख पे सूर्य की धूप। ब्रिज के ग्वाल गोपिन संग कीन्हो, कान्हा जैसो रास, कोमल अधर के स्पर्श से पाछी तब मीरा की आस। कथा कहे ब्रिज श्याम नृत्य से ऐसो भाव बताए, कविजन कहे दर्शन यह श्याम की जीवन कबहु न पाए। वाह, ये बनते बनते मैं वापस समझ का आपने बताया, सुनो क्या बात। बहुत सुंदर। अच्छा पंडित जी, आप बनारस से हैं और बनारस का कनेक्शन पान और खाने से है जी। और पान के आप बेहद शौकीन सब लोग शायद जानते होंगे। तो कभी ऐसा कोई किस्सा आपके साथ हुआ, कहीं गए हैं आपको पान ना मिला हो? जाहिर सी बात है, हमेशा ट्रैवल करते होंगे तो आपका पूरा पान दान, पान के जितने इंग्रेडिएंट्स होता है सब लेके जाते होंगे, लेकिन कई बार होता है कि आप ट्रैवलिंग में खत्म हो गया, बहुत बार ऐसा हुआ। तो अमेरिका वगैरह में तो हरे पत्ते मिल जाते हैं, और कौन सा पत्ता पसंद करते हैं? हम लोग तो बनारसी पान खाते हैं, मगही के सीजन में मगही खाते हैं। वो बहुत ही डेलिकेट पान होता है। यहाँ मिल जाता है दिल्ली में आसानी हाँ, से? सीजन में मिल जाता है। अब जैसे ठंड के सीजन में वो चलेगा, अक्टूबर से शुरू होगा तो मार्च एंड तक जाता है पान। तो एक बार, बहुत सारी घटनाएं हैं पान को लेके, लेकिन एक घटना खास करके मैं बताऊं। हम लोग जर्मनी में थे, स्टुटगार्ट में 1 महीना के लिए। उस समय महर्षि महेश योगी के लिए टूर कर रहे थे। अच्छा। तो 1 महीना वहाँ हम लोगों को रहना था। आसपास स्टुटगार्ट के आसपास हम लोग प्रोग्राम करके आ जाते थे। तो वहाँ आके हम आए थे लंदन से, तो पान हमारा खत्म हो गया। तो लंदन फिर एक हमारे बड़े भाई भी हैं, मित्र भी हैं, बीरम जसानी जी, उनको भैया से हमने फ़ोन करवाया कि बीरम भाई, लंदन में पान मिल जाता है, बढ़िया पान। अच्छा। हाँ, मगही भी मिल जाएगा, बनारसी भी मिल जाएगा, कि पान हम लोगों का खत्म हो गया है और अभी 12-13 दिन और रुकना है यहाँ, तो आप कुछ अरेंज करिए। तो उन्होंने कहा कि राजन जी, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। तो उसके करीब 1.5-2 घंटे बाद उनका फ़ोन आया लैंडलाइन पे, जहाँ हम लोग ठहरे हुए थे, कि पान तो अरेंज हो जाएगा, और लकीली हमारा एक दोस्त भी जा रहा है स्टुटगार्ट, तो मैं उसके थ्रू परसों आपको पान डिलीवर करवाता हूँ। तो 2 दिन मतलब बिना पान के आपको रहना है। तो वहाँ पे जिसके साथ हम लोग थे वो सब मेडिटेशन वाले लोग थे, और बड़ा खाना जो है सिर्फ नमक हल्दी डला हुआ खाना खाते थे। तो 1-2 दिन के बाद तो अपना तो बड़ा मुश्किल हो गया कि कैसे खाएंगे भाई। तो हमने बिना तड़के का, कोई तड़का कोई तड़का वड़का नहीं, सिर्फ हल्दी नमक दाल में डाल दिया, उबला हुआ सब्जी, उस पर भी नमक छिड़क दिया,
तो एक दो दिन तो ऐसे चला है, फिर उसको हमने समझाया, जो हम लोगों का होस्ट था, हमने कहा देखो हम लोग इस तरीके का खाने पे जिंदा नहीं रह सकते हैं, हमको कुछ ग्रॉसरी करना है। तो बोले कि क्या करना है? हमने कहा चावल दाल तेल घी सब लेना है मुझे, और लहसुन प्याज भी लेना है, टमाटर भी लेना है, अदरक भी लेना। अच्छा, उनके यहाँ लहसुन प्याज बैन था महर्षि के तो यहाँ। परेशान हो गए होंगे लहसुन का नहीं नाम तो सुन। महर्षि के यहाँ तो बिल्कुल ही बैन था, लेकिन अब हम अपना स्टुटगार्ट में पर्सनल, बैठे अच्छा। हैं, वो फॉलो ड्रॉप में बैठे हुए हैं, तो हमने कहा कि भैया ऐसे बनाएंगे, हम बनाएंगे, तुम लोगों को भी खिलाएंगे। तो हमारे साथ जो हारमोनियम पे गए थे कांता प्रसाद जी, राजन भैया के साले साहब थे, तो मेरे असिस्टेंट। अच्छा। तो वो प्याज वाज काट देना, सब्जी काट देना, जिस डायरेक्शन में देता था वो कर देते थे। तो उन लोगों को बना के खिलाया, तो उन लोगों को भी भा गया कि भाई स्वाद तो सभी को भाता है। तो अब भा गया, तो वो हमारे अकॉर्डिंग वो साग सब्जी ले आवे, आज गोभी ले आओ, तो आज ये लाओ, मटर लाओ, जो भी मंगाते थे। कुकिंग आप करते थे? कुकिंग हम करते थे। तो एक दिन वो आई, उसका नाम था कैथरीन। कैथरीन बोली कि साजन जी आज पालक पनीर, पालक पनीर। उनका ओके, पालक पनीर। तो पालक ले आई, पनीर ले आई, तो हमने कहा ठीक है। तो जब मैं पालक को धोने होने लगा, तो अचानक से मन में आया कि यार एक पालक के पत्ता का पान खाओ। तो पान जैसे ही दिखा। तो उसका डंठल उंठल तोड़ के उसका पत्ता लिया, उसको बढ़िया से धो के 2-3 बार साफ करके उसी पर कत्था चूना वत्था लगा? सुपारी कत्था सब रखा और जमाया। तो इतना नरम है, मगही से भी नरम है, वो तो जम गया। और हेल्थ के लिए भी अच्छा है पालक। तो कोई गलत काम नहीं हो रहा था। गलत काम नहीं हो रहा था। तो वो पालक एक पत्ता जो है राजन भैया को खिलाया, बोले अरे यार क्या पान है? तो जम गया। तो हमने कहा कि अब इंतजाम हो गया 2 दिन का। तो जितना पालक था सबको लेके उसको बढ़िया धो के, उसको कपड़े से पोंछ के, फिर कपड़े गीले कपड़े में लपेट के उसको अपने पानदान के पास रख लिया और सिर्फ पनीर बनाया। तो बोले वेयर इज पालक। पालक। आल पालक कान का पनीर खाओ। फिर उसको दिखाया तो हंसने लगी भी। कभी इस तरीके कभी से ऐसा नहीं हुआ कि दिल में आया हो कि पान छोड़ देना चाहिए, बहुत अच्छी चीज नहीं होती कई है? बार। और Solid उसके research, पीछे solid की भी research। उसका भी एक घटना आपको सुना दूं। वो घटने के हमारे लिए भैया research। राजन भैया एक दिन उठे, बोले आज से पान छोड़ना। ओहो। अच्छा, मेरी ड्यूटी थी पान लगा के देना। तो 20 पान उनके लिए, 20 पान अपने लिए, 2 डिब्बा, 2 सेम बैग। वो एक सवेरे की क्रिया थी। एक तो पान को छाटो, 1.5 घंटे की मेरी क्रिया थी उस जमाने में। तो इन्होंने घोषणा किया कि पान छोड़ रहे हैं। तो हमने कहा चलो 20 पान नहीं लगाना पड़ेगा। एक तरफ ये भी हुआ। इसी हाल में एक स्टूडेंट आई थी, उत्तरा दत्त नाम था, काफी सीनियर, मतलब कि राजन भैया के एज ग्रुप की। तो आई, उसको सिखा रहे हैं गाना, और पान छोड़े तो सवेरे से थोड़ा चिड़चिड़ाहट उनकी बढ़ गई थी। भाभी को भी अननेसेसरी बोल दे रहे हैं, कभी रितेश रजनीश को, अरे यार तुम लोग समझते नहीं हो, मतलब बिना बात कर बिना बात के सबको। तो मैं नीचे से सब सुन रहा हूँ, भाई दरवाजा खुला हुआ, खिड़की खुली हुई है, एसी नहीं चला, एसी नहीं लगा हुआ था उस समय। तब तो एक ही घर था, तो ये हॉल नीचे, पापा का कमरा ये सामने, ये जो नीचे ही मतलब जस्ट। ऑब्वियसली दिखा तो नहीं सकते, बट यही तो सामने। वहां से मैं सब सुन रहा हूँ। अब उसको गवाते गवाते अचानक, अरे बहुत कूल हो, समझ नहीं आ रहा है तुमको? बहुत जोर से डांटे थे, याद है अब वो कूल हो 2-3 बार बोल दिए। वो लेडी बेचारी, और आपके हम उम्र लेडी, तुमको समझ नहीं आ रहा है? दिमाग कहाँ रख के आई हो? घर पे रख के आई हो, साकेत में रख के आई हो, ये है वो। तो उनकी चिड़चिड़ाहट, वो तो रो भी रही, या तो रो या तो गाओ। अब ये भी चल रहा है। तो तब से ये आए, हमने कहा सुनो यार इधर आओ। एक पान लगाया,
लगा के हमने कहा जाओ बड़का पापा को, दे दो। बड़का पापा बोलते थे, हमने कहा ये दे दो। तो ये पान लेके आए हाथ में, चूना छोटे था, 12-13 सुपारी पारी सब। तो बोले पापा ये लीजिए, पापा दिए आपको। अरे मालूम नहीं है तुमको, हम पान छोड़ दिए हैं। तुम्हारे पापा को भी तो बोल दिए थे कि आज से हम पान नहीं खाएंगे, छोड़ दिए, ले जाओ। तो ये लेके जाने लगे, जब थोड़ा दूर, अरे सुनो यार इधर आओ, तो पान दो। चूना ले भाई, हाँ सब है, ऑल सेट। खाने के बाद सॉरी उतरा, तुमको खामखा डांट दिया। फिर घर भर में जिसको जिसको डांटे थे सबको सॉरी 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 बोल रहे हैं। तो बोले छोड़ो यार। तो ऐसे ही था। एक बार हरि जी, हम लोग ट्रेवल कर रहे थे, दिल्ली से बम्बई जा रहे थे, तो बिजनेस क्लास में हरि जी के साथ भैया बैठे हैं बगल में, मैं आयल पे बैठा हूँ। तो हरि जी बोले राजन बाबू, वो राजन बाबू बोलते कोई पेन किलर वगैरह रखे हैं, आज पता नहीं क्यों दांत में बड़ा दर्द हो रहा है। तो भैया बोले हाँ है पंडित जी, लेकिन वो चेक इन बैगेज में है। वैसे पंडित जी हम लोग को पान छोड़ देना चाहिए, बहुत हो गया। बोले अरे भूल के नहीं, भगवान को चढ़ने वाला प्रसाद आप छोड़ देंगे? हरि जी बोले। हाँ, वो भी खाते थे ना बहुत, अब तो मसाले पे आ गए, तामूलम समर्पयामि, ये सब होता है ना। तो भैया बोले वो तो ठीक है, लेकिन दांत, बोले अरे दांत तो नकली लग जाएंगे। यह सुख कहाँ मिलेगा? और सबसे बड़ा सुख क्या है मालूम है? बोले क्या? बोले देखिए मैं 15 दिन 20 दिन पे जब अपने घर वापस जाता हूँ, तो आपकी भाभी जी अनुराधा जी खड़ी रहती हैं सारी शिकायतें लेके, राजीव ने ये किया तो फलाने ने ये किया, प्लम्बर को फोन किया तो आया नहीं, इलेक्ट्रिशियन को बोला तो आया नहीं, अब आप पान मुंह में जमाए हुए। तो 10 मिनट वो बक 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 करती हैं, उसके बाद में वो चली जाती कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, बेकार। तो बेकार है ऐसे आदमी से बात करना। जब वो चली जाती है, नो तर्क नो कुतर्क, तर्क बचाता तो है। आप पान जमा के जब बीबी के सामने जाइए, कुछ शिकायत कर मतलब डोंट वरी, हम सब हैंडल करेंगे। तो बड़ी सारी घटनाएं हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हरि जी, विलायत खां साहब, ये लोग, अपने शाहिद भाई, ये सब पान हम लोगों से, अरे भैया एक प्रसादी हो जाए, हरि जी एक प्रसादी हो जाए, विलायत खां साहब अरे भाई एक पान तो खिला दो, पान खिला रहे हैं। पर तो कितना काम होता है ना, रोज पान की धुलाई करना, अरे उसे बहुत साफ बहुत करना बहुत पूरा। बहुत बहुत पूरा मेहनत का एक काम है, लेकिन अब वो उससे आदत इतना हो गई। प्रेम हो गया है कि बस हाँ। चल रहा है। अभी भी रोज सुबह उसकी हमने साफ रोज, करते अब हम नहीं, सोच रहे रोज हैं नहीं, नेक्स्ट मैं फोटोशूट नहीं दो दिन का अब मैं स्टॉक कर लेता हूँ। अच्छा। तो हाँ नहीं मतलब अब थक जाता हूँ, तो 2 दिन का स्टॉक लगा के रख लेता हूँ। हम लोग यूपी वाले ना, हम भी तो यूपी से ही हैं, दिल्ली तो वहाँ तो रिवाज है रात में खाने के बाद लोग बकायदा पान खाने जाते हैं। अब लखनऊ हाँ। वगैरह में भी हर जगह रात खाना खा के, मतलब नहीं, बहुत आप तो आम बात है। बनारस पहुंचिए, और मतलब अगर हम जैसे लिंक्ड अप लोग हैं तो आपके मुंह में पान हमेशा ही नजर हाँ आएगा। हाँ, वो तो वहां जाके बाय डिफॉल्ट हो बाय जाता है, और वहां डिफॉल्ट जाके हो जाता भाषा बदल जाती है। अभी जिस हिंदी में हम बात कर रहे हैं, मतलब मैं स्पेशली पापा में तो फिर भी थोड़ा सा एक यूपी टोन आता है, मेरा जो इतना खड़ा खड़ा यहाँ आता है, बनारस जाते ही भाषा ही बदल जाती है। स्वराज जी, आप जब हम लोग आपके घर के अंदर आ रहे थे, जो मेन एंट्रेंस थी इतनी सुंदर थी, और उतनी ही सुंदर एक अंदर बाइक खड़ी थी आपकी। तो बाइक चलाते आराम से, कोई आराम तो होता पिताजी नहीं है, के बाइक साथ कोई, चलाते आराम से साथ जाता नहीं है, बाइक चलाते आराम से। तो पिताजी के साथ कुछ कहा सुनी होती है कि मतलब हो नहीं सकती ना, क्योंकि इंस्पिरेशन यही है। अच्छा, ऐसा? हमारे पिताजी, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मेरी बाइक सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर होती है, लेकिन उसके इंस्पिरेशन मेरे पिताजी हैं। ही हैज ऑलवेज बीन अ राइडर, और ये सारी अभी भी चलाते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं, अब तो कोशिश करेंगे तो चला ही लेंगे। हाँ, लेकिन अब इच्छा नहीं होती है। और दूसरी बात है कि एक अपने युवा समय में मैंने बहुत बाइक राइड किया। हमारे पास बाइक नहीं हुआ करती थी, अपने फ्रेंड्स का बाइक बनारस में लेके एसडी और रॉयल एनफील्ड ये सब चलाते थे, बॉबी बुलेट ये सब चलाते थे। फिर यहाँ आके रितेश ने खरीदा बाइक यामाहा, तो वो मैं चलाने लगा। अच्छा। हाँ,
तो अच्छा खासा यामाहा वगैरह चलाता था, एसडी वगैरह चलाता था। फिर स्कूटी आ गई, हमारी बहू के लिए स्कूटी आया, रितेश की वाइफ के लिए, तो वो स्कूटी मुझे बड़ा भाता था। और मैं कहाँ बहुत बड़ा राइडर नहीं था। हाँ, यामाहा वगैरह जब चलाता था तब तो मैं नोएडा वगैरह, ग्रेटर हाँ, नोएडा सारा तक भी गया। पूरा दिल्ली एनसीआर कवर किया हुआ था, मतलब आउटसाइड नहीं, वो आउटसाइड वाला मेरा डिपार्टमेंट दिल्ली उधर, खास करके नोएडा, इधर मैं गुड़गांव साइड नहीं गया। तो मुझे भी पसंद था, लेकिन ये रेसिंग बाइक ले आए। अच्छा, अब चूंकि हमारा भी एज हो रहा है तो अब थोड़ा सा डर लगता है। अच्छा, गाने बजाने वाले पिताजी हमेशा ये बोलते थे, नहीं बाइक वाइक नहीं चलाना, साइकिल क्या करोगे चला के, गिर गए, हाथ टूट गया, तब प्रोग्राम में जाना है, ऐसे बैंडेज बंधवा के चले जा रहे हो गाने। तो हम लोग तो उसमें पले बढ़े। खैर साइकिलिंग भी किया और मोटरसाइकिल भी चलाया। और भैया तो खैर गाड़ी के बहुत ही शौकीन थे, और गाड़ी मुझे भी चलाने आती थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि कोई बंद करके कमरे में मुझे स्टीयरिंग पकड़ा दिया, बैक मिरर में ऐसे देखना है, साइड मिरर में ऐसे देखना है, तो वो मुझे नहीं पता। ये उसमें खुलापन। खुलेपन में अपना चले जा रहे हैं इधर तो उधर। जब आपके पैर में चोट लगी और वो चुन्नी फाड़ के पैर पे लगाया कविता जी ने, जी, तो फिर आप उनको बाइक पे घुमाने ले जाते थे, स्कूटर पे? अरे बाइक शादी के बाद। शादी के बाद। अच्छा, उसके पहले पहले कभी ऐसे? नहीं नहीं, उसके बहुत पहले सभ्य तो नहीं, उसके पहले सवाल ही नहीं था कि उनको मैं कहीं ले जाऊं या कहीं प्राइवेट में बात करूं। जो भी बातें होती थी माता पिता के सामने होती, और ऐसा भी स्टोरी नहीं था वो, मतलब ठीक था, एक दूसरे को हम पसंद करते बहुत थे। अच्छी और story हमारे हमारे मतलब पेरेंट्स भी जो थे उनको भी अच्छा लगता था, हमारी माँ को भी बहुत पसंद थी। तो माँ आई हुई थी उस समय, वो फरवरी का महीना था। तो हमारी सासू माँ, उन्होंने उनको बोला, जबकि वो उनको मासी बोलती थी, कि मासी जी हमारी बड़ी इच्छा है कि इस बिटिया की शादी साजन से करने की। तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है। और उन लोगों ने आपस में बात कर लिया, फिर पिताजी को खबर किया। पिताजी भी बोले कि अच्छा रिश्ता है। हमसे पूछा गया तो हमने भी स्वीकृति दे दी। तो ऐसे हमारा प्यार जो है हमारे करीब आ गया। और रही बात अभी की, आप बाइक से फिर से चली गई आप पट्टी पे। अब बाइक वाला क्वेश्चन तो मेरे लिए किया गया ये था, मेरे अच्छा, सारे जवाब चलिए, रह गए। स्वरांश ने सीधे बोला कि नहीं, मेरे लिए आपकी इंस्पिरेशन बेटी, पापा हाँ, रहे हैं, और हमेशा से शुरू से आई हैव बीन अ राइडर। मुझे शुरू से बहुत शौक रहा। हालांकि जब ये आई, ये जो आई राइड Z900 विच इज 950 सीसी और 0 to 100 in 4 seconds। जब ये बाइक आई तो लेने के पहले जब मैंने पापा को बोला, मैंने कहा कि यार ये तो लेने तो कह रहे अगले साल लेना ना। मैंने कहा अगले साल तक आप पटा लेंगे मुझे कि नहीं लेना, लेकिन ये अभी आ रही तो कह रहे गाने बजाने वाले लड़के हो यार, अब मेरे साथ गा बजा रहे हो, इतना जूम जाम करोगे। तो मैंने कहा उसकी चिंता छोड़ दीजिए, उसके साथ और महंगे गियर्स खरीदे गए बताए घर में जितने लोग आए बाइक देखे, कहते अरे बाइक तो छोड़ो, इनका जाके साथ संभालो, वो देखो इतना गेटअप लेके हेलमेट और ये जूते और मतलब खैर अब बट इनका आई शौक लव है, राइडिंग। और ईश्वर की कृपा से इनके जितने भी शौक है इनके पूरे हो जाते हैं। और एक हम लोग थे कि मतलब बहुत चीजों का शौक रखते हुए भी नहीं पूरा कर पाए। हाँ, ये तो ये भी भाग्य की बात होती है कि अपने हाँ, भाग्य से इनको हर चीज उपलब्ध हो इसके जाता बारे है। में तो पहले ही बात हो गया ना, कि जैसे आपने पूछा, और बहुत ही प्यार से हर चीज, हर बातों को पूरा किया गया। और रही बात, अभी हमारी बात हो रही थी टैटूज आपकी की। टैटूज, हाँ, मेरे वो इन टैटूज सारे की शौक बात हो पूरे रही हो थी। रहे हैं। और नहीं तो शास्त्रीय संगीतकार होने के पहले मैं थोड़ा सा रॉकस्टार भी रहा, और रॉकस्टार होने के बीच में कहीं कहीं की बीच की ये सारी बातें हैं कि मुझे इंसान कि मैं एज अ, नहीं ये बहुत ही फिलोसफिकल है, इसमें हंसी की कोई ऐसी बात नहीं, बहुत सीरियस बात है। इनफैक्ट मैं कुछ लिखते समय काफी जीवन मृत्यु के करीब पहुंच गया अपने एक समय में, कॉलेज के ही टाइम में, 2006-7 की बात है। और मुझे ऐसा कुछ रियलाइज होने लगा कि ह्यूमनली जो जो चीजें अवेलेबल हैं, जो मेरे मन में आए उन्हें मैं उन शौक को पूरा करें। तो मुझे लगा टैटू कराना चाहिए तो मैंने करा लिया, मुझे लगा बाइक चलाना चाहिए तो मैं चला लिया। तो जैसे जीवन आता रहता है उसको बस जीते जाते हैं, और वो भी जीने की इंस्पिरेशन आप अघोरी सबको। चालीसा फिर कैसे लिखी आपने, एक बार सुनना चाहेंगे? हाँ उसको वो उसके वो सुने बिना, और अभी पंडित जी से भी कहेंगे कुछ सुनना है मुझे। मैं तो
पहले आपका सुन ले, फिर हम हाँ अंत पंडित जी के। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ नहीं, अघोरी चालीसा एक्चुअली एक अगेन, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि एक प्रोडक्शन में बहुत करता था, तो एक प्रोडक्शन का ही कॉन्सेप्ट में अघोरी था, वहां से ही इसकी शुरुआत हुई थी। हालांकि उसके कई साल, मतलब ये तकरीबन 10 साल, 8 साल 10 साल पहले मैंने अघोरी चालीसा लिखी थी। उसको कहीं ना कहीं मुझे महसूस होता था, कभी आप किसी और के लिए लिखते हैं, जब आप खुद के लिए लिखते हैं तो बात अलग हो जाती है। तो उसको बीच का एक सेक्शन मैंने फिर दोबारा डेवलप किया था, तो मैं सुना देता हूँ बिल्कुल सुनना फटाफट। चाहेंगे। हाथ कपाल गलिमुंड की माल अरुभस्म रमाए त्रिपुंड लगाए, नाचित डमरू के ताल बवंडर छलकत मदिरा काठ कमंडल घोर अघोरी नर कपाल धरि त्रिशूल कोरी भांग भंग चढ़ी लाल लाट तुरे नैन त्रिलोचन नग्न देह करिताप विमोचन। थिरक थिरक थिरकत मलंग भय शिव शरीर शिव शिव शिवंग भय ओम नमो महाकाल पुकारा गरज गरज बदरा मृदंग के तरंग में प्रसंग में हो विभूत तुम प्रसन्न भय डिम डिम टिकाक डमरू की वाक बाजत विवाक रखियो है ताप घुंघरू झनाट झनाट झन झन तांडव की नाच 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 रुम बम बम काशी विश्वनाथ रुम बम बम जय हो महाकाल के भक्त हो कि तुम मुक्त सिद्धि से युक्त भक्ति की तरंग में मलंग हो प्रचंड हे शिवांग विधा कृपाल तुम दूर करो कविता कृपाल तुम पूर्ण करो तुम निदान उचान महान प्रबल मैं कृतार्थ पार्थ हूँ बहुत विचल पर तुम अविचल हो श्रृंगी विराजे भस्म बले तुम भभूत साजे कृधान करे जब भुजा को खोले कृतान बिजुरिया आकाश बोले झरी झरत झरी झरत झरी 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 कहत तुमरी ही बखान करे ब्रह्मांड भी बोले कहत कवि जन जन के भंजन की जय हो जय जय हो शमशान के राजा भय मृत्यु जन्म का त्यागे तुम ऐसे ध्यान को साधा भूत पिशाच भी थर थर कांपे तब कब हूँ वो समक्ष न आवे जब तुम मन से श्राप दिए हो शिव काली का जाप किए हो लाल लहू से खेरत हो री चीलम गांजा धूम मचोरी वर्ष वर्ष जब जाप किए हो तब कहलाए तुम नाम अघोरी तब कहलाए तुम नाम अघोरी तब कहलाए तुम नाम अघोरी था। एकदम ये रोंगटे खड़े होते हैं सुन के जितनी बार आप सुन। सभी का आशीर्वाद है पिताजी नाना जी, अपना तो कुछ होता नहीं, हम डिस्कवर करते हैं बस चीजों को। और 3 भजन जो आपके हैं पंडित जी, मेरी सुबह जब तक सुनते नहीं है ना इनकम्प्लीट रहती। प्रेम भाव सेवक अवसर पाया जननी और चलो मन। देखिए क्या है कि भजन तो भजन है, सारे भजन हम लोग जितने भी गाए हुए हैं ईश्वर की कृपा से बहुत ही हिट रहे, और अभी मेरा चलो मन वृंदावन बहुत ज्यादा ही पॉपुलर हो गया है, तो वो आप भी सुनती रहती हैं जी बिल्कुल। और धन्यवाद भी सुनती रहती हैं, तो 2 लाइन जननी का सुना देते हैं, ठीक है। ठीक है ना। हे जननी मैं न जियो बिन राम, मैं न जियो बिन राम, जननी मैं न जियो बिन राम, राम लखन सिया बन को गवन किन्हूं, राम लखन सिया बन को गवन किन्हूं, पिता गए सुरधाम है जननी मैं न जियो बिन राम, मैं न जियो बिन, मैं न जियो बिन, मैं न जियो बिन राम, राम राम। बहुत सुंदर। चलिए बड़ा आनंद आया, बहुत और धन्यवाद उम्मीद है स्वराज। कि आप लोग भी खुश होंगे इन सब बातों से। इतनी इंटरेस्टिंग बातें हमने सुनी पंडित जी, और बहुत 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 धन्यबाद। थैंक यू आज आके टाइम मिल ही गया हम लोग को। इतनी बारिश हो रही थी तो मुझे तो लग रहा था ऐसा ना नहीं, कि आज काफी भी दिनों से आप बात चल रही थी। बातचीत चल रही थी, लेकिन संयोग जब जिस चीज का बन जाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। संगीत की दुनिया में कुछ स्वर ऐसे होते हैं जो सीधे आत्मा को छूते हैं। आपका रियाज, आपका समर्पण हमें यह एहसास दिलाता है कि संगीत सिर्फ सुना नहीं चाहता, उसको महसूस किया जाता, उसको जिया जाता है।
अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नई कहानी के साथ, एक नए सोल सफ़र और एहसास के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना एकदम नहीं भूलिएगा। अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछेगा, हम आपका जवाब ज़रूर देंगे। नमस्कार।